बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो वन बाय वन हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा पहला लेक्चर है, तो पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद हम आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज साइकोलॉजी अ डिसिप्लिन। ओके, अब जैसे बात करते हैं कि व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में कभी भी आप सोसाइटी में जाइए और बोलिए कि आज ना मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, तो देखिए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि साइकोलॉजी क्या है, साइकेट्री क्या है और फिलॉसफी क्या है। कहीं ना कहीं तीनों वर्ड मिलते जुलते भी हैं, पी साइकोलॉजी, साइकेट्री और फिलॉसफी, बट तीनों के ही मीनिंग जो है वो बहुत वास्ट है। डायरेक्ट अगर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम पहले यही नहीं समझ पाएंगे कि साइकोलॉजी क्या कहना चाह रही है, साइकेट्री क्या कहना चाह रही है और फिलॉसफी क्या कहना चाह रही है। एक बेसिक टर्म में अभी आप ये समझिए कि जो अपनी साइकोलॉजी है, क्या है साइकोलॉजी, वो फिलॉसफी का ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, हम बायो में ऑफस्प्रिंग वर्ड का बहुत यूज़ करते हैं। मीन्स साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी से निकली है। कैसे निकली है हम उसको वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ सब्जेक्ट फिलॉसफी, यानी कि साइकोलॉजी कहाँ से निकला है, अपना फिलॉसफी से। और अगर हम साइकोलॉजी को पढ़ें तो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव है, साइको प्लस लोगस, और साइकी यानी कि सोल, और लोगस मतलब स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा की पढ़ाई जो है वो साइकोलॉजी है। ठीक है, देखिए बहुत ही एशियंट साइंस है, और एक कहावत है कि योर फर्स्ट प्रोडक्ट कैन नेवर बी योर फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि अगर कोई चीज़ नई नई डिस्कवर हो रही है तो वो हमेशा वैसी की वैसी नहीं रहेगी, टाइम के साथ साथ चेंज होगी, इवॉल्व होगी। सपोज आप फ़ोन का एग्जांपल ले लीजिए। पहले फ़ोन आता था, टेलीफोन होते थे, कॉल आती थी, हम उठाते थे, छोटे वाले फ़ोन थे। बाद में फिर कैमरा आया, फिर हम ऑल इवॉल्व हुए, मल्टीमीडिया फ़ोन्स आए। मीन्स अगर एक नॉन लिविंग चीज़ का इतना एवोल्यूशन हो रहा है तो ये तो एक प्रॉपर साइंस है जिसमें हम कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी तो बच्चों टाइम के साथ साथ इवॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। फर्स्ट डेफिनेशन जो आई थी वो ये आई थी कि साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोल। सोल मीन्स आत्मा। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, अलग अलग साइंटिस्ट आए और हर साइंटिस्ट ने अपना मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, और उन मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से टाइम टू टाइम हमारी डेफिनेशंस भी चेंज होती गई। जैसे पहले डेफिनेशन दी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, कि आत्मा की स्टडी क्या है, साइकोलॉजी है। बट लेटर उसको चेंज करके बोला गया कि स्टडी ऑफ माइंड, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, ये तो फिर फिलोसफिकल टच आ जाएगा ना। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि साइकोलॉजी ऑफस्प्रिंग है किसका, फिलोसफी का, और सोल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फिलोसफिकल टच देगा। तो लोगों ने कहा कि स्टडी ऑफ माइंड, कि अगर हम किसी इंसान के माइंड के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। बट अगेन कॉन्ट्रडिक्शन, लोगों ने चेंज किया कि नहीं, माइंड कैसे पढ़ सकते हैं आप किसी का। स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, मीन्स वो कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है, कैसे एफर्ट्स कर रहा है, उस हिसाब से हमको जानना है। आगे आज की डेट में जो सबसे बेस्ट पॉसिबल एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी में हम ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, आप लोगों ने ही बोलते हुए सुना होगा घरों में जो अंकल लोग होते हैं कि इसकी ना साइकोलॉजी ठीक नहीं लग रही है, ये आदमी ना इसका पैटर्न ठीक नहीं है, इसका ना मन में कुछ और चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उसका बिहेवियर ही तो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी का क्या टाइम टू टाइम इवॉल्व हुई, हाँ जी, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हुई, और आज की डेट में जो फाइनल डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा की पढ़ाई करते करते हम किसकी पढ़ाई करने लगे, स्टडी ऑफ बिहेवियर। सोल मीन्स हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा बिहेवियर। ये एक छोटा सा इंट्रो था कि भाई साइकोलॉजी क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोल, बट करेंटली हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर साइकोलॉजी वर्ड को स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में तो हमारे पास आएगा साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स सोल और लोगस मीन्स स्टडी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हो। हम आगे बढ़ते हैं और एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद वापस इसका क्विक रिकैप भी लेंगे। ओके, जैसा मैंने बताया कि फिलॉसफी, साइकोलॉजी और साइकेट्री, ये तीनों वर्ड कहीं ना कहीं सिमिलर साउंड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और तीनों वर्ड के अपने अलग अलग मीनिंग हैं। अभी हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, कि फिलॉसफी क्या कहता है, साथ ही साथ साइकोलॉजी क्या कहती है और साइकेट्री क्या कहते हैं। मे बी आप में से बहुत सारे लोग अवेयर हों जो जानते हैं कि फिलॉसफी क्या है, साइकोलॉजी क्या है और साइकेट्री क्या है, बट फिर भी एज अ टीचर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा कि व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट इज साइकोलॉजी एंड व्हाट इज साइकेट्री। चलिए फिलॉसफी के बारे में बात करें। देखिए फिलॉसफी मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा कल्पना परिकल्पना की जब बात होती है, अगर कोई आदमी ऐसी बातें करने लगे कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है,
मैं कहाँ से आया हूँ, तो हम लोग कहेंगे ना कि बड़ा फिलोसफिकल आदमी है, बहुत दुनिया में अलग तरह की बात करता है, बहुत अलग हट के बात करता है। और अगर ऐसे जवाब आए कि हु एम आई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का अस्तित्व कौन है, तो आप लोग सच सच बताना, आप उसको फिलोसफिकल पर्सन बोलोगे, पागल बोल दोगे। देखिए, अगर आप मतलब कोई बहुत कंसर्न पर्सन है, जानने वाला है, तो आप उसको बोल देंगे कि बहुत ही अंकल जो है ना बहुत फिलोसफिकल बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बट अगर वही पर्सन हमारे सेम उसका है, तो आप उसको पागल बोल दोगे कि ये ना पागल है, बहकी बहकी बातें करता है। सपोज आपसे आपका दोस्त मिले और पूछे कि मुझे ये बताओ हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्या बोलोगे आप? वो बोले कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, तो शायद हम उसकी बातों का आंसर ना कर पाएँ, हम ये बोल दें कि ये बहुत ही फिलोसफिकल बातें कर रहा है। बट फिलोसफी इज़ द मदर। अगर हम कुछ सोच सकते हैं तभी हम कुछ कर सकते हैं। मेन चीज़ तो है थॉट ना। बच्चों, थॉट कहाँ से आएगा? फिलॉसफी से ही तो थॉट्स आएंगे। अगर किसी ने सोचा ही तो होगा कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, वो चीज़ कैसे हो सकती है। और अगर हम कुछ सोचेंगे नहीं तो कर कैसे पाएंगे? भाई पहली बात तो किसी ने सोचा होगा ना कि इंसान का मन पढ़ के देखें, इसके मन में क्या चल रहा होगा। फिर टाइम के साथ साथ क्या हुई, एक नई साइंस आ गई। फिर उस साइंस से उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आए उनको हमने ट्रीट करना शुरू किया। और कहते हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस। आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं, और आप वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आपने अब तक नहीं सोचा। तो थिंक पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको फिलॉसफी का मीनिंग समझ में आ गया हो। स्टडी ऑफ आइडियाज, इशू एंड द परस्यूट्स ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। कि आइडिया क्या है, आइडिया कैसे आया, सच क्या है, झूठ क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, इस तरह की काल्पनिक बातें या परिकल्पना करना, उसको हम क्या बोलेंगे? फिलॉसफी। आगे बढ़ेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मैंने आगे पहले ही बता दिया कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, साइकी क्या है और लोगस क्या है, स्टडी ऑफ सोल। बट आज की डेट में इसको बोलेंगे स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकेट्री बहुत ही खूबसूरत। बच्चे एक पल को आप फिलॉसफी और साइकोलॉजी में डिफरेंशिएट कर लो, बट बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? आप साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं? सिंपल, साइकोलॉजिस्ट के पास कभी भी ये परमिशन नहीं होती है कि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। अगर किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, मीन्स अगर कोई इसको, हालांकि मेंटल डिसऑर्डर को सोसाइटी में बहुत टैबू बना देते हैं कि अरे ये तो बहुत गलत चीज़ है, ये पागल सा हो गया। नहीं, जैसे हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन है, लिवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, हार्ट है, वैसे ही ब्रेन है। और अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो गया है तो इसमें इतना टैबू या हुआ बनाने वाली क्या बात है? सिंपल, आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा। लेकिन कौन सा डॉक्टर? साइकेट्री, यानी कि जिसने ह्यूमन बिहेवियर की पढ़ाई कर रखी हो और उसको ये अथॉरिटी हो कि आप दवाइयाँ लेके ट्रीट कर सकें। साइकेट्री, अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकस ऑन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिंग द मेंटल, इमोशन एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। यानी कि एक ऐसी पढ़ाई जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं, जिसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर को, पैटर्न को जानते हैं, और उसमें अगर कोई डिसऑर्डर है तो हम उसको क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि डिप्रेशन, कि वो पर्सन ना डिप्रेशन में है, उसको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, वो बहुत परेशान है। ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन के डिसऑर्डर है ना, ब्रेन के। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो गए। और सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं। अभी एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, उसमें मैं आपको वन बाय वन सारे डिसऑर्डर्स को बताऊंगा। तो क्या यहाँ तक क्लियर कि फिलॉसफी क्या है, साइकोलॉजी क्या है और साइकेट्री क्या है? तीनों अलग अलग डिफरेंट साइंसेज हैं, और आज की डेट में सभी का अपना एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई आपके सामने आके बोले कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मेरा अस्तित्व क्या है, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी फिलोसफिकल। बट अगर कोई साइकोलॉजी के बारे में बात करे कि मैं इसका मन पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसके ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न को समझना चाहता हूँ, यानी कि वो साइकोलॉजी की बात कर रहा है। और अगर कोई डिस्टर्ब हो गया है मेंटली, वो पागल खाने में है, रिहैब सेंटर में है, डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन हैव अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम एंड ही और शी विल बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ अ मेडिसिन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। डेफिनेशन के बारे में क्या बात करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि योर फर्स्ट प्रोडक्ट कैन नेवर बी योर फाइनल प्रोडक्ट। आपका जो पहला प्रोडक्ट है वो कभी भी आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता। जैसे जैसे साइंटिस्ट आए, टाइम के साथ साथ हर साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तो सभी साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया और अपने तरीके से बताने की कोशिश करी कि व्हाट इज साइकोलॉजी। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उसमें देखिए ना कितने सारे साइंटिस्ट हैं, नील बोर हैं, अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे होगी। साथ ही में किसी ने उसके अपोजिट रिएक्शन दी। मीन्स हम अपनी रिसर्च करेंगे, हमारी रिसर्च क्या कहती है हम उसको पब्लिश करेंगे और अपना एक स्टेटमेंट देके चले जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने बताने की कोशिश करी कि आखिर साइकोलॉजी है क्या। देखिए,
साइकोलॉजी इज नोन एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वॉल्टन ब्राउन्स 1911। इन्होंने बोला कि भाई साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ सोल, कि हम आत्मा के बारे में जाने, आत्मा से कहाँ पे आ गए हम, ह्यूमन बिहेवियर। बीच में कितने सारे पैरामीटर आए, यानी कि टाइम के साथ चीज़ें इवॉल्व हुई। नेक्स्ट साइंटिस्ट कहते हैं कि साइकोलॉजी द साइंस which arises aim to give us better understanding and control behavior of the organism as a whole। यानी कि इन्होंने क्या किया, अपने अंदर मॉडिफिकेशन किया, अपनी डेफिनेशन को करेक्ट किया कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ के हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे किसी का बिहेवियर मालूम पड़ गया तो वो जान के मुझे क्या होगा, भाई फ़ायदा तो तब होगा जब हम उसके बिहेवियर को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सकें कि अगर ये आदमी इस कंडीशन में गुस्से में रिएक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक, किसी पर्सन को गुस्सा आ रहा है, मैंने उसको देखा, मुझे मालूम पड़ गया गुस्सा आ रहा है, ये कौन सी साइंस है। बट अगर हम उस गुस्से को देख के समझ पा रहे हैं कि इस गुस्से के पीछे का कॉज क्या है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, डेफिनेटली बेनिफिशियल है। आगे बढ़ते हैं, विलियम मैकडोनल्ड से बात कही थी, आगे आए हैं जैक्सन। जैक्सन ने कहा कि साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल, यानी कि खोज। जैसे घरों में कोई क्राइम होता है तो इन्वेस्टिगेशन होती है कि नहीं होती है, ऐसे ही अगर किसी ह्यूमन के बिहेवियर में कुछ फॉल्ट आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ साइकेट्रिस्ट आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर, कि अगर इसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, मेंटल रीजन क्या इन्वॉल्व है, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, और कैसे हम इसको प्री डिस्टिंग कर लें या जस्ट कर लें, पहले से मालूम कर लें। किन्होंने बताया, ये जैक्सन ने बताया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी is the investigation of the human behavior and mental physiological process associated with the behavior। यानी कि अगर हम कोई भी अलग मान लो एग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर हम हैप्पी हैं तो क्या हार्मोन रिलीज होगा, बिल्कुल होगा। सिंपल सी बात, अगर आप गुस्सा करेंगे, एग्रेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रश होगा। जो बायो वाले हैं वो जानते हैं एड्रेनलिन क्या है, एक हार्मोन है कैटेकोलामाइन ग्रुप का। और अगर आप हैप्पी हो रहे हैं तो आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होगा कि नहीं होगा। अगर फीलिंग ऑफ लव आ रही है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा कि नहीं होगा। मींस बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे एज पर द ह्यूमन बिहेवियर। आई होप ये दोनों स्लाइड क्लियर आपको। एक बार हल्का सा रिकैप, लास्ट पहले हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी क्या है, फिलॉसफी क्या है, और टाइम के साथ साथ कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई। नेक्स्ट हमने ये जाना कि स्टडी ऑफ सोल से शुरू हुआ था और स्टडी ऑफ बिहेवियर पे फिनिश हुआ। उसके बाद हमने जाना कि साइकेट्री क्या है, साइकोलॉजी क्या है और फिलॉसफी क्या है। बाद में अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमने समझा और उनकी डेफिनेशन के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट देखिए, आप मेरे सामने एक फ्लो चार्ट देख पा रहे होंगे जिसमें अलग अलग डायरेक्शंस निकले हैं बहुत सारे। बच्चे क्या करते हैं ना कि साइकोलॉजी को इतना सीरियस नहीं लेते हैं, कह रहे सर ये तो थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा बट स्कोरिंग है तो उसको चलो पढ़ लेते हैं, या लास्ट के 15 दिन में पढ़ते हैं, ठीक है, आई रिस्पेक्ट। बट साथियों, साइकोलॉजी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, साइकोलॉजी बहुत आगे तक है। और अगर आप किसी की साइकोलॉजी को पढ़ लेते हैं, किसी की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रूल वॉट एवर करियर यू वांट। आप जो भी करियर चूज करेंगे आप उसमें क्या करेंगे, जीतेंगे। एग्जाम्पल देखिए कैसे, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होता है। एजुकेशन, मेडिसिन, बिजनेस, क्रिमिनोलॉजी, पॉलिटिक्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मिलिट्री, ह्यूमन रिलेशनशिप। अब वन बाय वन हम इनको समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और किस किस तरीके से यूज़ होता है एज एन एग्जाम्पल। चलिए पहले पॉलिटिक्स की बात करें। अगर सबसे ज़्यादा यूज़ तो बच्चों साइकोलॉजी का पॉलिटिक्स नहीं होता है। पूछे कैसे? सपोज एक नेताजी हैं, दो अलग अलग पार्टी के नेता हैं, एक एक्स पार्टी और एक वाई पार्टी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा। एक एक्स है और एक वाई है। एक ने वादे किए कि मैं आपको राशन फ्री दूंगा, मैं आपको एजुकेशन फ्री दूंगा, मैं आपको टैक्सेस में कमी दे दूंगा। तो ये एक साइकोलॉजी तो है, एक उन्होंने रिसर्च करी होगी, एक आइडेंटिफाई किया होगा कि भाई लोगों को इस तरह की चीज़ों में दिक्कत आती है और इनको क्या करो, ऐसे वादे करो कि लोगों की साइकोलॉजी पे इफेक्ट करे, मेंटली इफेक्ट करे। दूसरे ने कहा कि हम आपको एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम कास्टिज्म को ख़त्म करेंगे, हम एजुकेशन में प्रमोट करेंगे। तो दो ग्रुप अलग अलग हुए कि नहीं हुए? और कहीं ना कहीं दोनों आपके माइंड को ही तो टारगेट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। सपोज अगर हम ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट का एग्जांपल लेते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं। कई बार कस्टमाइजेशन होता है कि नहीं होता है कि पापा ने कहा कि ये ना इसको मोबाइल चाहिए, मोबाइल की नीड है, इसकी नीड है मोबाइल की, अभी 16 प्रो लॉन्च हुआ है, चलो बेटा तुमको मोबाइल दिला देंगे, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में टॉप करना पड़ेगा। तो ये भी तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया कि मैं पढ़ूंगा, मेरे नंबर आएंगे, मुझको क्या मिलेगा, फ़ोन मिलेगा, आईफोन मिलेगा। और फादर ने बच्चे की मेंटेलिटी के साथ, बच्चे के बिहेवियर के साथ
अपने फ़ायदे की बात की नहीं करी, अरे आप टॉप करोगे, आपके पापा का नाम रोशन होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कैसे है, जैसे मान लीजिए आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर स्टूडेंट का IQ डिफरेंट, हर स्टूडेंट के समझने का पैटर्न डिफरेंट और हर स्टूडेंट के फोकस डिफरेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर है या वीक है। टीचर ने डिफरेंट एग्जाम्पल सेट किए कि नहीं किए। जो शैतान बच्चे हैं उनको शैतानी वाले एग्जाम्पल से समझा दिया, जो जेन्युइन बच्चे हैं उन्हें किसी जेन्युइन एग्जाम्पल से समझा लिया। बट अल्टीमेट गोल ये है टीचर का कि हर एक स्टूडेंट को अपनी बात वो समझा दें और वहाँ तक बात पहुँच जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिजनेस में और मेडिसिन में। अब मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन का तो खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मैं मेडिकल में चला जाऊंगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में आपको समझाऊं। बिजनेस की बात करें, आपने फिल्मों में देखा होगा कि मजदूरों ने हड़ताल कर दी, उन्होंने कहा कि हम फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। फिर एक बड़ी सी गाड़ी आती है और गाड़ी से एक राजा जी उतरते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आपकी मांगें पूरी होंगी और XYZ उनसे प्रॉमिस कर दिए जाते हैं। बट जैसे ही वो काम फिनिश हो जाता है, क्या वो प्रॉमिस पूरे होते हैं? कभी नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए साइकोलॉजी के साथ खेला कि नहीं खेला। जोमेटो, आप देखिए ना, आपके पास नोटिफिकेशन आता है, बिरयानी खाओगे, चाय पियोगे, समोसे खाओगे, कहीं घूमने चलें, तो ये चीज़ें करके आपकी साइकोलॉजी की तो प्रमोट कर रहे हैं। अगर मैं भी आपके सामने 4-5 अलग अलग तरह की डिशेस की बात करूं, कि छोले भटूरे की बात करें, दाबेली की बात करें, वड़े पाव की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको सलाइवेशन शुरू हो जाएगा। मीन्स आपको उन चीज़ों को खाने की अर्ज स्टार्ट होगी, और अगर अर्ज स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं मैंने भी आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला कि नहीं खेला, डेफिनेटली। क्रिमिनोलॉजी, ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा तो साइकोलॉजी का कहीं यूज़ होएगा ही नहीं। क्रिमिनल्स जो हैं, अपराधी हैं, वो बात बात पे क्राइम कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को चाकू मार रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? उनकी साइकोलॉजी, उनको हर छोटी बात खराब लग रही है। बट अगर उनके बिहेवियर को रीड किया जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बहुत सारी वेब सीरीज भी आई हैं जो क्रिमिनल बेसिस पे हैं, कहीं ना कहीं टेक्निकली देखा जाए तो इमोशनल प्लेन पे वो डिस्टर्ब हैं। तो इसमें भी साइकोलॉजी का यूज़ है। जो फॉरेंसिक के डॉक्टर्स हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज छोटा सा एग्जांपल है, अगर मान लीजिए किसी का मर्डर करना है, उसने एक बार चाकू मार दिया, ठीक, नफरत रही होगी, गुस्सा आया होगा, चाकू मार दिया। बट अगर कोई कंटिन्यूसली 25-30 टाइम्स चाकू मार देता है, इसका मतलब नफरत के साथ साथ उसका एंगर लेवल बहुत ज़्यादा है। कोई पुराना इवेंट रहा होगा जो इतनी ज़्यादा नफरत है, अरे मारने को तो एक बार नहीं मर गया ना। तो क्रिमिनल की साइकोलॉजी समझने में भी यूज़ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। गाइडेंस में, काउंसलिंग में, कि हमको कौन सा कैरियर लेना है, बच्चे का इंटेंशन कैसा है, वो पढ़ने में कैसा है, वो पढ़ना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, उस हिसाब से आदमी उसके लिए एक अच्छा सा प्रोफेशन चूज़ करता है। नेक्स्ट लिखा है अपना मिलिट्री। बिल्कुल, मिलिट्री में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जवान अगर लड़ने जा रहा है और उसको डर लगे कि सामने दुश्मन जो है वो ज़्यादा है, क्या हम उनकी साइकोलॉजी के साथ नहीं खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। आपका जो हायर कमांडर होगा, कहीं ना कहीं वो आपको अलर्ट करेगा ना, वार्न करेगा, चलो उठो, लड़ाई करो और दुश्मन को मार के आओ। अगर हायर कमांडर ही डर गया, अरे यार बहुत लोग हैं, अपने को डर लगना है, तो क्या हम उस जंग को जीत पाएंगे? नहीं। सैम मानेकशॉ एक बहुत ही बड़े कमांडर थे, आप उन पर मूवी आई थी, देख सकते हैं कैसे अच्छे स्टेटमेंट्स के थ्रू, अपने इंटेलिजेंस क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को जीता। नेक्स्ट चैप्टर अपना इंटेलिजेंस होने वाला है, इसलिए इंटेलिजेंस की बात यहाँ पे आई। और जैसे कि बात हुई मेडिसिन की बात हुई, कई बार लोगों को एडिक्शन लग जाता है, उनको लत लग जाती है कि मुझे ना ये प्रॉब्लम है, मुझे तो दवाई चाहिए ही चाहिए। और देखा जाए तो फिजियोलॉजिकली हो सकता है उनको उतनी नीड ना हो, बट उनको लत है, तो कई बार डॉक्टर उनको एक प्लेन पिल देते हैं। प्लेन पिल मीन्स एक ऐसी पिल जिसके अंदर कोई भी केमिकल कंपोजिशन नहीं है, बट उनको ये बता के दिया जाता है कि इस वाली दवा को आप खाओगे तो आपको ये इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। सपोज कोई पर्सन है जो एडिक्ट हो गया किसी सेडेटिव से या हिप्नोटिक से या किसी ऐसी दवाई से जो उसको चाहिए ही चाहिए। अब एंड केस में तो लॉस उसको कर रहा है ना। कोई भी चीज़ हम खाएंगे आपके लीवर को हार्म करेगा, आपकी बॉडी को हार्म करेगा, अगर उसकी डोज ज़्यादा होगी। तो डॉक्टर आपको प्लेन पिल देंगे, कहेंगे आप इसका यूज़ करो, इसको खाओ और आप ठीक हो जाओगे। और उस पिल के अंदर कुछ भी नहीं होगा, बट ये बात पेशेंट को पता नहीं होगी। एंड समहाउ ही विल स्टार्ट रिएक्टिंग दैट हाँ, जब से मैंने ये दवाई खाई है मुझे अच्छा लगना शुरू हो रहा है। तो इन अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एस्पेक्ट में, अलग अलग पर्सपेक्टिव में साइकोलॉजी का यूज़ हो सकता है। हमने अभी तक जाना कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के साथ टाइम टू टाइम चेंजेस कैसे आए, साइकेट्री, साइकोलॉजी और फिलॉसफी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, और साइकोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। आई होप इतने से आपको एक क्लियर कट मोटा मोटा इंडिकेशन मिल गया हो, समरी मिल गई हो कि क्या है साइकोलॉजी, क्यों पढ़ते हैं साइकोलॉजी, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है, तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर विच इज़
साइकोलॉजी अ साइंटिफिक स्टडी। अब बताइए क्या साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है? हाँ जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अगर साइंटिफिक स्टडी नहीं होती तो क्या इतनी जगह पे हम एप्लीकेबल कर पा रहे होते? नहीं। अगर साइंटिफिक स्टडी नहीं होती तो क्या हम ह्यूमन के बिहेवियर के साथ, ह्यूमन के पैटर्न के साथ इसको मर्ज कर पा रहे होते? नहीं। बट साइकोलॉजी को एक अलग स्टडी बोलना, एक अलग साइंस बोलना एक बहुत लंबी जर्नी रही है। एक ऐसी जर्नी जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं, कब कब चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस क्यों आए, क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एज एन ओवरव्यू। कि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है ये तो हमने जान लिया, बट साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश करने में क्या चीज़ें आई वो हम जानेंगे। और बहुत सारे साइंटिस्ट का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम जानेंगे कि वो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। चलिए सबसे पहली बात लिखिए, साइकोलॉजी या साइंटिफिक डिसिप्लिन इंट्रोडक्शन। We live in an age of science where almost every sphere in our life is influenced by the science। बिल्कुल सही बात है। हम एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बच्चों सब कुछ साइंस ही तो है। ये स्मार्ट बोर्ड साइंस टेक्नोलॉजी है, ये फ़ैन, ये एसी, ये कैमरा जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे फ़ोन्स, अगर इनमें से साइंस हटा दें, टेक हटा दें, इंफॉर्मेशन हटा दें, तो क्या आज की डेट में कुछ भी पॉसिबल है ना। अगर सोचिए ना, अगर साइंस हट जाए तो फिर आज भी वही डाकी आएगा चिट्ठी लेके कि आपके नाम की चिट्ठी आई है, इसको पढ़िए, ठीक। बट ड्यू टू द टाइम, ड्यू टू द एडवांसमेंट, हम टाइम के साथ साथ आगे बढ़े, हमने नई चीज़ों को इस्टेब्लिश किया। ओके, अब अगर साइंस के बारे में बात करेंगे तो साइकोलॉजी भी एक साइंस है, ठीक, बट ये थोड़ी डिफरेंट साइंस है। कैसे है उसके बारे में हम जानेंगे, बट उससे पहले तो हमको ये मालूम होना कि साइंस क्या है और कितने टाइप की साइंस होती है, ठीक है। देखिए, टुडे साइंस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, यानी कि आज के टाइम पे साइंस जो है उसको ब्रॉडली 3 डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, 3 अलग अलग ग्रुप में। पहला है फिजिकल साइंसेस। कैसी साइंसेस? फिजिकल साइंसेस, जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। देखिए, जियोलॉजी और जूलॉजी में डिफ्रेंशिएट करिएगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और जियोलॉजी समथिंग डिफरेंट, जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो जियोलॉजी में आएगा। जियोलॉजी और जूलॉजी टोटली डिफरेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो साउंड सिमिलर कर रहे हैं, लाइक साइकोलॉजी, फिलॉसफी, बट ये दोनों हैं क्या, डिफरेंट। जियोलॉजी इज अलग और जूलॉजी इज अलग। तो फिजिकल साइंसेज में अपने पास क्या आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी ऑलरेडी प्रूवन साइंस है। आप केमिकल्स को देख सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके रिजल्ट को देख सकते हैं। फिजिक्स, फोर्स के बारे में आप बात कर सकते हैं, फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है आप देख सकते हैं, और जियोलॉजी जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद एक दूसरी साइंस आई जिसको बोला हमने बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसमें आया बॉटनी, जूलॉजी एंड फिजियोलॉजी। बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स वगैरह, जिसमें प्लांट्स आते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लाइट रिएक्शन क्यों हो रही है, डार्क रिएक्शन क्यों हो रही है, बाकी जो प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग कैटेगरी के प्लांट्स कौन से हैं, हर्ब्स कौन से हैं, श्रब्स कौन से हैं, ट्रीज क्यों हैं, ये सब किस में आएगा, ये सब आपके बॉटनी में आएगा। अगला अपना क्या है, जूलॉजी, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही फेवरेट टॉपिक एनिमल किंगडम, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फाइलम हैं और हर फाइलम में अलग अलग एनिमल हैं। कोई भी साइंस हो, किसी भी साइंस हो, आज भी उसमें बहुत कुछ है डिस्कवर होने के लिए। जैसे जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लॉक्स आज भी खाली हैं आने वाले टाइम के लिए। ऐसे ही जूलॉजी में अगर बात करें तो स्टिल अलॉट, जितने एनिमल्स हमने आज से डिस्कवर किए हैं, चाहे वो एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो या उसका कोई भी हैबिटेट हो, उसमें बहुत कुछ अभी बाकी है जो कि अनडिस्कवर्ड है। बिकॉज हम जानते हैं कि फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, और आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो डार्क जोन है वो अनडिस्कवर्ड है। हमारा फिजियोलॉजी कि ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करती है, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर को कम होना होगा तो क्यों होगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारी डाइट में सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट एक हार्मोन रिलीज करेगा ANF, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये किस में आएगा, फिजियोलॉजी में। साथ ही साथ है अपना सोशल साइंस, जिसमें क्या है, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। बेसिक 3 तरह की साइंसेस को हमने जाना कि व्हाट इज फिजिकल साइंस, व्हाट इज बायोलॉजिकल साइंस एंड व्हाट इज सोशल साइंस। ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइंस की कैटेगरीज हैं। इसी में एक अपना आता है साइकोलॉजी। क्या आता है, साइकोलॉजी। बट साइकोलॉजी से पहले तो एक डाउट भी मन में आता है कि इज साइकोलॉजी रियली अ साइंस, क्या साइकोलॉजी सच में साइंस है। अब आप बताइए। चलिए, जैसे मैंने बोला फिजिक्स में अगर मान लीजिए आप करंट पढ़ रहे हैं, तो आप अगर प्लग में हाथ डालेंगे तो आप करंट को महसूस कर सकेंगे कि नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स कर सकेंगे। अगर केमिस्ट्री में आपने सपोज HCl रखा है, उसमें हाथ डाला तो क्या आपको HCl महसूस होगा, कुछ गर्म ज़्यादा होगा, बिल्कुल होगा। एसिडिक कंपाउंड अगर है तो आपको बर्न दे सकता है। जियोलॉजी में आप
देख सकते हैं कि सॉइल कैसी है, टेम्परेचर कैसा है। बॉटनी में आप प्लांट देख सकते हैं, जूलॉजी में एनिमल्स देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। इवन कि फिजियोलॉजी में बॉडी में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस को भी देख सकते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि स्टडी ऑफ माइंड, चलो बच्चों बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, कैसे बता सकते हो? बट हाँ, साइकोलॉजी इज ऑल ओवर दिस, आप बता सकते हैं। अगर कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट आपके सामने है तो वो सोच सकता है, बता सकता है। तो साइकोलॉजी सच में साइंस है कि नहीं है, ये जानने से पहले हमको साथियों ये जानना पड़ेगा कि साइंस क्या है। क्या है साइंस? हमने कुछ पैरामीटर्स लिख सकते हैं, करीब 6 to 7, जो हमको बताते हैं कि किसी भी चीज़ को साइंस बोलने से पहले हमें किन किन पैरामीटर्स को फुलफिल करना पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए हम किसी भी बात को साइंस तो बोल नहीं सकते। क्या जादू दिखाना एक साइंस है? नहीं, साइंस नहीं है। जो साइंस हैं उनमें कुछ फिक्स पैटर्न होंगे कि ये चीज़ें रिपीट करेंगी। अगर वो सारे पैरामीटर फुलफिल होंगे, इसका मतलब वो चीज़ साइंस की कैटेगरी में आ सकती है। अगर वो पैरामीटर फुलफिल नहीं होंगे तो वो चीज़ साइंस की कैटेगरी में नहीं आ सकती है। अब हमारे सामने चैलेंज क्या है? हमारे सामने चैलेंज है कि साइकोलॉजी साइंस है या नहीं है, इसको हमें जानना है। आइए जानते हैं। अगर बात करें साइंस की, तो साइंस क्या है? लैटिन वर्ड साइंटिका से डिराइव हुआ है, विच मीन्स नॉलेज। अरे लोग कहते हैं ना कि साइंस के बच्चे हैं, नॉलेज वाले बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, आर्ट्स वाले भी नॉलेजेबल होते हैं। हर वो बच्चा जो पढ़ाई करेगा वो नॉलेजेबल होगा, ठीक है। साइंस कहाँ से आया है? साइंटिका, विच मीन्स नॉलेज। यहाँ से MCQ बन सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिका, इट मीन्स नॉलेज। साइंस यहाँ से आया है। अब आया है अपने पास की फीचर्स ऑफ साइंस, कि साइंस के की फीचर्स क्या हैं और किन किन बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, अगर ये सारे पैरामीटर फुलफिल हो रहे हैं, दैट मीन्स साइकोलॉजी इज ऑल्सो अ साइंस। देखिए पहला क्या है? एम्पेरिकल एविडेंस। क्या है ये? एम्पेरिकल एविडेंस, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू डायरेक्ट एविडेंस और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। यानी कि कोई एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सेट पैटर्न हो रहा है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देख लें। सपोज अगर मान लीजिए फिजिक्स के बेसिस से बात करें, केमिकल के बेसिस से बात करें, कि अगर हमने हाथ में केमिकल गिराया और वो जल गया, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है। अगर मैंने बड़ा सा पत्थर एक बहुत फोर्सफुली आपको फेंक के मारा और चोट लगी, ब्लीडिंग हुई, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्वेशन वाला कैटेगरी है कि नहीं है? ऑफकोर्स है। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स एबिलिटी टू सी एक्सेप्ट फैक्ट एज दे आर, नॉट वी विश देम टू सी। बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर आप किसी साइंस को प्रमोट कर रहे हैं, किसी साइंस को सपोज डिस्कवर कर रहे हैं या ऐसे पैरामीटर लिस्ट को चेक कर रहे हैं, तो हमारे अंदर रियलिटी को, सच्चाई को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। यानी कि एबिलिटी टू सी एक्सेप्ट फैक्ट एज दे आर, जो फैक्ट, जो फिगर्स, जो रीडिंग जैसी आ रही है हमें उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि जैसा होना चाहिए था, जैसा हो सकता था। सपोज अगर मान लीजिए किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है, बल्ब बनाया, किसने बताया? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो उन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल रहा, फ्लॉप, दोबारा किया, नहीं हुआ, थर्ड टाइम किया, नहीं हुआ। तो जो रियल रीडिंग आ रही थी वो उसको एक्सेप्ट कर रहे थे कि नहीं, कि हाँ मेरे में फॉल्ट है, मेरे से ये चीज़ नहीं हो पा रही है, या फिर वो ये अज्यूम कर रहे थे कि नहीं हो ही जाएगी या हो रही है ना। जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करना है। यानी कि एक अच्छा साइंस या अच्छी साइंटिस्ट वो है जो रियलिटी को एक्सेप्ट करे। एबिलिटी टू सी एक्सेप्ट द फैक्ट एज दे आर, नॉट वी विश देम टू बी। मतलब जो जैसा है हमें उसको वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाए। देखिए साइंटिफिक कैजुअलिटी, इसका मतलब है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट। यानी कि कॉज क्या है और उस कॉज का इफेक्ट क्या है। अगर मान लीजिए आपके ब्रेन में क्लॉट पड़ जाए, ठीक है, तो ब्लड का जमा हो जाना, क्लॉट पड़ जाना, ये कॉज हो गया कि नहीं हो गया। अब इफेक्ट क्या आएगा? उस इफेक्ट की वजह से आपको अटैक पड़ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक पड़ सकता है। अगर वही क्लॉट आपके हार्ट में पड़ गया, सपोज आपकी क्या कहते हैं आर्टरी में ज़्यादा प्लैक फॉर्मेशन हो गया, आपकी आर्टरी में क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, तो ये एक तरीके का कॉज हो गया कि नहीं हो गया? भाई आर्टरी में कुछ डिपॉजिट हो गया है, कॉज हो गया। उस कॉज की वजह से आपको हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी कि साइंटिफिक कैजुअलिटी में हमको जानना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जब भी बात होगी यानी कि हम कॉज के बारे में बात कर रहे हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात होगी यानी कि हम इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी के किडनी में स्टोन आ गया तो ये क्या हो गया? ये कॉज हुआ कि नहीं हुआ? और उस स्टोन की वजह से अगर कंटिन्यूसली किसी पेशेंट को पेन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? उसका इफेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल। हमें साइंस वो है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करें, और ये सारे जितने भी पैरामीटर्स बताए हैं ये कहीं ना कहीं प्रूवन साइंस में है कि नहीं है, फिर तभी तो फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा। सिंपल। नेक्स्ट है अपना सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन, मीन्स प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, फैक्ट, एनालाइज, साइंटिफिक जनरलाइजेशन।
अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको कुछ डिस्कवर करना है, कुछ बनाना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कैसे चलेंगे? स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम से हमने कुछ ईजाद करके रख दिया। मैजिक तो नहीं कर सकते ना हम मैजिशियन है, ना आप मैजिशियन है, ना हमको मैजिक आता है। और किसी भी चीज़ की डिस्कवरी हुई है तो स्टेप बाय स्टेप हुई है कि नहीं है। कैमरा का देख लो ना आप अगर गूगल पे सर्च करिएगा कि फर्स्ट कैमरा, तो इतना बड़ा था। सुपर कंप्यूटर देखिए पहले कितने बड़े आते थे, बट आज के टाइम पे चीज़ें छोटी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। कंप्यूटर्स भी छोटे हो रहे हैं, लैपटॉप्स आ गए, फोल्डेबल आ गए, टैब आ गया, सब कुछ टाइम टू टाइम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। बट बच्चों ये जो प्रोसेस था ये स्टेप बाय स्टेप था, एक के बाद एक हुआ था। देखिए सिस्टमिक एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक प्रॉब्लम को फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन उसी चीज़ का निकालेंगे ना, प्रॉब्लम क्या है। सपोज अगर मान लीजिए घर में बहुत सारे चूहे आ रहे हैं, तो चूहों को मारेंगे कि नहीं मारेंगे। तो चूहों को मारना प्रॉब्लम है या चूहे घर में आ रहे हैं ये प्रॉब्लम है। चूहे घर में आ रहे हैं ये प्रॉब्लम है। अब हम सोचेंगे कि उनको कैसे मार सकते हैं। ऐसे ही जब कोई साइंस डिस्कवर होगी तो पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, कि उस प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके पास हाइपोथेसिस देंगे कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। फैक्ट्स एनालाइज, फैक्ट्स देखेंगे, फैक्ट को एनालाइज करेंगे और फिर जनरलाइज करेंगे, यानी कि हम तथ्य इकट्ठा शुरू करेंगे कि अगर इन चीज़ों पर वर्क किया जाए तो क्या चीज़ ठीक हो सकती है। मीन्स अपने डेटा को इकट्ठा करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे और फिर जनरलाइज स्टेटमेंट देंगे कि एज पर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज शायद ये चीज़ ऐसे करेक्ट हो सकती है या ऐसे करेक्ट होगी। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंपेरिकल एविडेंस लेंगे, ऑब्जेक्टिविटी लेंगे, साइंटिफिक कैजुअलिटी लेंगे। अगला हमारा आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मीन्स क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अंडर सेम सर्कमस्टांसेस एनीवेयर एनी टाइम, इट फेवर्स रिलेबिलिटी। हाँ जी, अब जैसे मान लो न्यूटन्स के लॉ है, ठीक है, कि एवरी रिएक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आप अगर एक दीवार पे बॉल को फेंक के मारोगे तो बॉल आपके पास वापस आएगी कि नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। अगर आपने बायोन्सी टेस्ट किया, ठीक है, अगर आपने इनर्शिया टेस्ट किया कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट सेम वेलोसिटी, इनर्शिया है, तो आप ये दुनिया के किसी भी कोने में कोशिश करो, ये सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी कि आपका जो रेप्लिकेशन रेट है वो बराबर होना चाहिए, जस्टिफिकेबल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो चीज़ सेम आ रही है, दूसरी जगह पे जाके वो अलग आ रही है। अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग रीडिंग आएगी तो इसको रिलायबिलिटी कैसे होगी, प्रूवन फैक्ट कैसा होगा। सपोज आपने एक ऐसी दवाई बनाई जो बॉडी का टेम्परेचर कम करती है तमिलनाडु में, ठीक, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, गर्म है, बट वही दवाई आप चाहे उसको जम्मू कश्मीर में खाओ या स्वीडन में खाओ, सोमालिया में खाओ, स्विट्ज़रलैंड में खाओ, कहीं भी खाओ, उसका इफेक्ट वही होना चाहिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग रिजल्ट नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स द थिंग इज नॉट रिलायबल। ओके, लास्ट है अपना प्रेडिक्टिबिलिटी। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कई बार साइंटिस्ट प्रिडिक्ट भी करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। सपोज हमें एक वैक्सीन डेवलप करनी है और हमारे पास सारे वैक्सीन के कंपोजिशन रेडी हैं, तो साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करेंगे ना कि शायद इस एज ग्रुप में ऐसा हो सकता है, इस एज ग्रुप में वैसा हो सकता है। कोविड की वैक्सीन जब आई थी तो जब भी देखो बच्चों वैक्सीन बनती है तो उसके बहुत सारे ट्रायल जोन होते हैं, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3। पहले एनिमल्स पे होता है, उसके बाद हायर एनिमल्स पे होता है, फिर ओल्ड एज पे होता है। ओल्ड एज पे इसलिए होता है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मरने वाले हैं, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। बाद में यंग इंडिविजुअल्स पे आती है और सबसे लास्ट में छोटे बच्चों में दिया जाता है। तो एक प्रेडिक्टिबिलिटी लगाएंगे कि अगर एनिमल्स पे, छोटे एनिमल्स पे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं तो शायद बड़ों पे कुछ और आए, टाइम के साथ कुछ और आ जाए। तो साइंटिस्ट कई बार प्रेडिक्टिबिलिटी का भी यूज़ करते हैं। तो अगर ये सारे पैरामीटर अपने सही साबित हो रहे हैं तब तो वो साइंस है, और अगर सही साबित नहीं हो रहे हैं इसका मतलब समथिंग समवेयर इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। इस साइकोलॉजी या रियली साइंस, इस पे क्वेश्चन मार्क है। बट उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि साइंस क्या है। साइंस क्या है ये जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर हैं, एम्पेरिकल एविडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक कैजुअलिटी, सिस्टमिक एक्सप्लोरेशन, रेप्लिकेशन और प्रेडिक्टिबिलिटी। सबसे पहले हमने जाना एम्पेरिकल एविडेंस में कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर हमने ऑब्जेक्टिविटी को जाना, साइंटिफिक कैजुअलिटी को जाना। एग्जाम में कट पेस्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इस क्या कहते हैं की फीचर्स ऑफ साइंस, तो आपको ये सारे हेडिंग्स याद होने चाहिए और कंटेंट आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेप्लिकेशन एंड प्रेडिक्टिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने जाना, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। ओके, इस साइकोलॉजी या साइंस, अभी भी इस पे क्वेश्चन मार्क है। और आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजी साइंस है कि नहीं है? बच्चों साइंस है। ट्रस्ट योर टीचर, साइकोलॉजी साइंस है। कैसी साइंस है ये हम आगे जानते हैं वन बाय वन।
आने वाले अगले 20-25 मिनट्स में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि साइकोलॉजी अगर साइंस है तो किस तरह की साइंस है और उसको साइंस का दर्जा क्यों दिया गया। ओके, चलिए देखिए, पहले लिखा है साइकोलॉजी इज अ साइंस, इट फुलफिल्स मेनी कंडीशन ऑफ साइंस। यानी कि साइकोलॉजी को साइंस इसलिए बोला गया क्योंकि ये साइंस की क्या करती है, बहुत सारी कंडीशन को फुलफिल करती है। और साइंस की कंडीशन क्या है, ये हमने कंडीशन को जाना था। अगर कोई भी ब्रांच, कोई भी स्टडी इन सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, डेट मीन्स वो साइंस की कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। चाहे आयुर्वेदा हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, कोई भी ब्रांच हो, वो इन चीज़ों को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, तभी उसको एक साइंस का दर्जा देंगे, वरना नहीं देंगे। तो क्या लिखा था यहाँ पे कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक साइंस है क्योंकि ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक, साइकोलॉजी नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तरह नहीं है, उससे थोड़ी सी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो हम प्रूवन चीज़ को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहे हैं ना, और ह्यूमन बिहेवियर तो टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है। जो मिठाई आपको बहुत खुशी देती है बचपन में, हो सकता है वो मिठाई आपको बड़े होने के बाद खुशी ना दे, आपको डायबिटीज़ हो जाए। तो बिहेवियर को स्टडी करना कम्प्लीटली बहुत टफ है। साइकोलॉजी यूजेस रिसर्च मेथड, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ खाने से बढ़ रही है, बढ़ने से घट रही है, कैसे समझाऊँ आपको, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि आपको मैंने कुछ गिफ्ट दिया, ठीक है, और उस गिफ्ट से अगर आप खुश हुए तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं बिल्कुल हो रही है। अगला है वी कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम सूडो साइंस बिकॉज इट हैज़ एविडेंसेस। हाँ जी, सूडो साइंस यानी कि फॉल्स साइंस, साइकोलॉजी के अपने एविडेंसेस हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो साइकोलॉजी में परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, अगर आप किसी काउंसलिंग सेशन के लिए एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए कि मुझे ना ये दिक्कत है, मुझे नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो गया है, मैं रात में सो नहीं पाता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा जग रहा हूँ, तो साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पर वो टिक करता है, आपको जज करता है। ठीक, तो अगर आपके पास टेस्ट हैं, क्या है, बहुत सारे टेस्ट हैं, अगर आपके पास एक चेकलिस्ट है, विश लिस्ट है, जिसके बेसिस पे आप कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये सूडो साइंस कहाँ से हुआ, ये सूडो साइंस तो नहीं हुआ, ये तो प्रूवन साइंस हुआ ना। और ऑलरेडी साइंस के सारे पैरामीटर को साइकोलॉजी क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, साइकोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल, ह्यूमन बिहेवियर इज डायनामिक, थ्योरीज आर नॉट प्रैक्टिस। देखिए साइकोलॉजी को टफ इसलिए बताया गया क्योंकि हम साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एंड ह्यूमन बिहेवियर इज डायनामिक एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। यानी कि एक तो आप ह्यूमन के बिहेवियर की पढ़ाई कर रहे हैं, कौन किसी के मन की बात जान पाया, नहीं जान पाया। और अगर आप किसी के मन की बात जान गए तो आप अपनी भगवान ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना नहीं है, क्योंकि आप कभी भी किसी के मन की बात जान नहीं सकते। हाँ, उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं कि शायद इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा रिएक्ट करेगा। ओके, अब आगे लिखा है हिस्ट्री, कि साइकोलॉजी की अपनी हिस्ट्री क्या रही। बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है साइकोलॉजी का एक डिफरेंट साइंस पाने के लिए बच्चों। जैसे आप लोगों को अपना एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पाने के लिए एक लंबी फाइट रहती है कि नहीं रहती है, बिल्कुल रहती है। वैसे ही साइकोलॉजी की भी एक बहुत बड़ी फाइट है अपने आप को क्लियर कट डिफरेंट करने में और खुद को सेटल करने में। कैसे? आपने पहले स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही सुना कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी फिलॉसफी की ब्रांच है, मतलब उसकी ऑफस्प्रिंग है, और अलग इस्टेब्लिश करने में मतलब समझ लो 100 साल लग गए। 100 साल पहले ही इस्टेब्लिश हो पाया, टोटली डिफरेंट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइकोलॉजी इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन इन 1879। यानी कि 1879 में क्या था, साइकोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से अलग हो गई थी। अब साइकोलॉजी और फिलॉसफी का कोई रिश्ता नहीं रहा था, या लोगों ने इस बात को जान लिया, लोगों ने इस बात को मान लिया, लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि दीज 2 ब्रांचेज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। पहले क्या था, लोग बोलते थे साइकोलॉजी ओहो फिलॉसफी, ना 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 ना, फिलॉसफी अलग है, फिलॉसफी मतलब दर्शन, साइकोलॉजी मतलब अलग। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है। विलियम वुड के बारे में बात करेंगे, जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, एस्टेब्लिश फर्स्ट लेबोरेटरी इन द जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ लिपजिंग। हाँ जी, विलियम वुड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स रखे थे जिसके बेसिस पे वो ह्यूमन बिहेवियर को जान सकते थे। ठीक, विलियम वुड पे क्वेश्चन आ सकता है इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, और इन्होंने यूनिवर्सिटी कहाँ खोली थी इस पे। ठीक, आगे देखिए क्या हुआ, इमर्ज एज अ स्ट्रक्चरलाइजेशन। 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था विलियम वुड और दूसरे का नाम था एडवर्ड टिश्नर। बहुत ही फेमस स्टोरी है विलियम वुड की और एडवर्ड टिश्नर की। एडवर्ड टिश्नर विलियम वुड के स्टूडेंट थे।
सपोज आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं या कोई एक ऐसा टीचर जिसको आप बहुत एडमायर करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा काम कर जाएं, डेफिनेटली अगर स्टूडेंट टीचर में बॉन्डिंग अच्छी है तो टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर साथ में एक डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। यही हुआ था विलियम वुड और एडवर्ड टिश्नर के साथ। विलियम वुड ऑलरेडी साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत काम कर रहे थे, उन्होंने लेबोरेटरी सेटअप कर रखी थी। साथ ही साथ एडवर्ड टिश्नर ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एक नई डायरेक्शन दी। उन्होंने कहा कि हम ना इंट्रोस्पेक्शन की बेसिस से बातें करेंगे। किसके बेसिस बात करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन के। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है बच्चों आत्मचिंतन, कि आप अपने बारे में सोचो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। कहीं ना कहीं फिलोसफिकल टच आ रहा है, आएगा, क्योंकि एक बच्चा अपने फैमिली को तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। बट क्या ये कहानी विलियम वुड और एडवर्ड टिश्नर तक रुकेगी? नहीं, आगे और भी साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने और भी क्या किया, इसको डाइवर्सिफाई किया और क्लासीफाई किया। और ये हमारे लिए अच्छा है। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं ना सर कि इतने सारे साइंटिस्ट लोगों ने आके चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर दिया। नहीं, इतने सारे साइंटिस्ट लोगों ने आके चीज़ों को ईजी कर दिया। अगर इतना साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो अभी हम यही पढ़ रहे होते कि साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोल। बट आज हमने जाना ना कि साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी खुद में एक साइंस हो गई है, उसने साइंस के सारे पैरामीटर्स को फुलफिल किया है। ये एक सुडो साइंस नहीं है, ये टोटली इमर्ज साइंस है। ये फिलॉसफी से कई सालों पहले ही अलग हो चुकी है और 1879 में क्या था, टोटली डिफरेंट हो चुकी है। विलियम वुड ने क्या किया, एक अलग लेबोरेटरी परफॉर्म करी। साथ ही साथ एडवर्ड टिश्नर ने उनको ज्वाइन किया, इंट्रोस्पेक्शन पे बात करने को बोला। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका दोस्त। इमर्जेंस ऑफ फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स एम्फेसाइज ह्यूमन कॉन्शियसनेस, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। इन्होंने बोला कि भाई मैं आपकी बातों को नहीं मानता हूँ, मैं थोड़ा अपने बारे में बात करूँगा कि हमें ना ह्यूमन के कॉन्शियसनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कॉन्शियसनेस कैसा है, उसका कॉन्शियस एफर्ट कहता है, वो खुद से सेल्फ टू सेल्फ की उसकी जर्नी क्या है। ठीक है, हमारे पास तो किसी का भी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन आएगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए क्या है, इमर्जेंस ऑफ साइको एनालिसिस 1890 ऑस्ट्रेलियन साइकिलिस्ट अनकॉन्शियस माइंड। ठीक, 1890 में क्या हुआ था, एक नए साइंटिस्ट है, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी में आप ह्यूमन के अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी करिए। ठीक, क्योंकि बिहेवियर तो वो मॉड्यूलेट कर रहा है ना। अब आप, अगर मुझे पता है कि आप मुझे डांटने वाले हो या मेरी डांट पड़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को रेडी कर लेंगे, 100% ऑफ कोर्स रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। इन्होंने कहा है कि भाई आप क्या करिए, अनकॉन्शियस एफर्ट की बात करिए। मतलब कॉन्शियस माइंड, जैसे कि आप अगर मुझे मार रहे हो तो मैं कॉन्शियस हूँ कि मेरी मार पड़ने वाली है, बट अनकॉन्शियसली हमारे माइंड का एक और हिस्सा है जो कहीं ना कहीं फंक्शनिंग करता है। कहना कि अनकॉन्शियस एफर्ट था, ये बात मेरे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सेफ थी। यानी कि ब्रेन के एक ऐसा पार्ट जिसमें कुछ स्टोर है और जो पढ़ने पे क्या हो रहा है, निकल रहा है, अनकॉन्शियस। अगला देखिए क्या लिखा है, बिहेवियरिज्म। जॉन बी वॉस्टन ने बोला, ये कहाँ के थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इसमें आप एक काम करिएगा बच्चों, टेबल बना लीजिएगा, उस पर हेडिंग डालिएगा हिस्ट्री, एक तरफ लिखिएगा साइंटिस्ट के नेम और उनका स्टेटमेंट वन लाइनर के फॉर्म में कि उन्होंने क्या बोला। जैसे कि विलियम वुड ने क्या बोला, एडवर्ड टिश्नर ने क्या बोला, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने क्या कहा, अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्या कहा। तो ये टेबुलर फॉर्म में आपको लर्न करने में बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, बिहेवियरिज्म, इन्होंने बोला जॉन बी वॉस्टन ने कि भाई मुझे ना ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ने दो। ठीक है, सबकी मतलब ना किसी से एशिया ना किसी से बैर, सबकी अपनी मंजिल सबकी अपनी दौड़ वाली कहावत है। एक ब्रांच है बड़ी सी जिसका नाम है साइकोलॉजी। अलग अलग साइंटिस्ट को उसमें इंटरेस्ट आया, हर साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, हर कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट किया गया और फाइनली आज की डेट में साइकोलॉजी एक सेल्फ इस्टेब्लिश साइंस है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और जिसके बेसिस पे हम काफ़ी कुछ चीज़ों को जज कर सकते हैं। ओके, अगला है ह्यूमन साइकोलॉजी। किसके बारे में बात किया, ह्यूमन साइकोलॉजी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में डिस्टर्ब हुआ, किसने किया, कार्ल रोगस ने किया। और इन्होंने बोला सेल्फ डिटरमाइंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब एक ऐसी साइंस है जिसके बारे में अपने बारे में जान सकते हैं और खुद से खुद का सफ़र तय कर सकते हैं। बिल्कुल सच बात है। अगर हम अपने बारे में जानेंगे तो क्या हमको बहुत सारे बेनिफिट होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। क्या होने चाहिए? हाँ। अगर हमें, अच्छा बच्चों को बायो में इंटरेस्ट क्यों आता है? इसीलिए तो आता है कहीं ना कहीं ह्यूमन के बारे में जानना है, अपने बारे में जानना है। ठीक है, लिविंग के बारे में जानना है, नॉन लिविंग के बारे में जानना है। बट अगर बाइफर्केशन कर दें, डिवीजन कर दें, तो जूलॉजी और बॉटनी बहुत से आएंगे। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आर मोर प्रोन एंड मोर इंटरेस्टेड इन जूलॉजी पोर्शन बिकॉज वो अपनी बात से रिलेट कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं? जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर,
सिचुएटेड इन द सेंटर, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो वो इसको सोच पा रहे हैं। बट अगर आप प्लांट की बात करोगे, थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, ल्यूमेन है, PS1 है, PS2 है, तो क्या आप इतना कनेक्ट कर पा रहे हो? मे बी जो बच्चे बॉटनी से प्यार करते हो कनेक्ट कर पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक जूलॉजी की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ऐसे ही उन्होंने बताया कि अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, सेल्फ की बात करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। लास्ट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आई लास्ट थ्योरी, जिसने बताया कि नहीं, हम पैटर्न के बेसिस से बात करेंगे, हम टेस्ट के बेस से बात करेंगे, और हम फाइनल हायर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हायर फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे टेस्ट हैं, MRI सुना होगा आपने, पेट सुना होगा, ठीक है। यूरिक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि हम कॉग्निटिव में बात करेंगे, आदमी की थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? थिंकिंग के बारे में। तो एज पर दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, या मेरी पसंद के हिसाब से बोलें तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है 7th नंबर की है कॉग्निटिज्म, और ये इसलिए अच्छी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर रही है, टेस्टर से बात कर रही है, और ये टेस्ट कोई ऐसे वैसे टेस्ट नहीं है, बहुत ही अच्छे टेस्ट है। मे बी आप में से कई लोगों ने MRI कराया हो या पेट के बारे में सुना हो। तो क्या एक जर्नी समझ में आई कि साइकोलॉजी की जर्नी क्या रही थी? अब आप बताइएगा कि छोटी जर्नी थी या बड़ी जर्नी थी या स्ट्रगलफुल जर्नी थी? स्ट्रगल है, हर आदमी की जर्नी में स्ट्रगल है, चाहे मैं हूँ या आप हों या साइकोलॉजी इंडिविजुअल एज अ साइंस। ओके, अब देखिए क्या है रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि साइकोलॉजी के बेनिफिट से हम रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे, अगर किसी के बिहेवियर के बारे में जानना है, उसके पैटर्न के बारे में जानना है, सपोज जैसे मान लो मुंबई की बात करते हैं, 4-5 एरिया ले लेते हैं, डोंबिवली लेते हैं, कल्याण लेते हैं, थाने लेते हैं, और दादर लेते हैं, अपना कोई बस्ती लेते हैं जहाँ पे ऐसा स्लम एरिया टाइप का हो, मुझे यहाँ का नाम नहीं पता, ठीक है। तो क्या सभी जगह पे रहने वाले लोगों के सबके सोच, मेंटेलिटी, अप्रोच, वर्क एफिशिएंसी सेम होगी? नहीं। धारावी, क्या सबका काम करने का तरीका एक होगा? नहीं। वी ऑल आर टोटली डिफरेंट, हम सब बिल्कुल अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। ऐसे ही अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएंगे तो एक सर्वे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और उस सर्वे को करने का तरीका क्या अलग अलग होगा? बिल्कुल। एक ही तरह का सर्वे हर आदमी पर नहीं कर सकते हैं। अगर एक यंग एज में सर्वे करना है तो उसका तरीका कुछ और होना चाहिए, और एक अडल्ट एज पे सर्वे करना है उसका तरीका कुछ और होना चाहिए। अब हम जानेंगे कि सर्वे किस किस तरीके से कर सकते हैं और वो कौन कौन से सर्वे हो सकते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट में कैसे साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस है या यूज है। सबसे पहला क्या है? पहले तो मेथड जानते हैं। टोटली 5 तरह के मेथड है। कितने तरह के मेथड है? 5 तरह के। पहला एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड और कोरिलेशन मेथड। ठीक है, जो भी बच्चों बातें हैं ये बिल्कुल सीक्वेंशियल बातें हैं आपके बुक के पर्सपेक्टिव से, लाइन टू लाइन हम बुक को लेकर चल रहे हैं। अगर आप जब भी इस लेक्चर को पढ़ें तो प्लीज़ मेक श्योर यू ओपन योर बुक एंड यू हैव अ पेन ऑल्सो। आप साथ साथ सुनते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, या फिर आप उसको अंडरलाइन करते जाएं, जो आपको बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है, पहला लिखा है एक्सपेरिमेंटल मेथड। आइए जानते हैं क्या होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी बिहेवियर। क्या है? बहुत ही साइंटिफिक मेथड कहा गया इसको, ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ने का। क्यों कहा गया है जानते हैं। इसमें क्या करेंगे? आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को ढूंढो, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उस प्रॉब्लम के बारे में एक हाइपोथेसिस डेवलप करो कि अगर ये प्रॉब्लम है तो शायद ये प्रॉब्लम इस रीजन की वजह से हो सकती है, ठीक है। सिलेक्ट एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड स्टराइजेशन। चलो एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं कि कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कि अगर एक सेट्स ऑफ ग्रुप में एक जगह पे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है। अगला लिखा है कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्ट डाटा। एक फॉर्म बना लीजिए जिसमें 10 पैरामीटर ले लीजिए और उन 10 पैरामीटर से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि आपको टिक करना है या फिर क्रॉस करना है। तो आपको डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि अच्छा इस एज ग्रुप को ये दिक्कत है, इस ग्रुप को ये दिक्कत है, ठीक। अब इतने तरीके से हम बात कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसी बात को एक एक्टिविटी के तौर पे परफॉर्म करते हैं। आपके में एक कॉलम बना हुआ है एक्टिविटी का, जिस पे हम जानते हैं कि एक्टिविटी क्या है। ओके, एक्टिविटी क्या है? प्रॉब्लम, इफेक्ट अपॉन द बीपी ऑन द म्यूजिक, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए कि सॉन्ग है, ठीक है, और एक एक्टिविटी करते हैं कि सॉन्ग से लोगों का बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो कोई ओल्ड एज पर्सन है, बूढ़ा पर्सन है, और वो एक क्लब में चला जाए, पब में चला जाए, जहाँ पे बहुत ही तेज़ डिच्ची बहुत तेज़ गाने बज रहे हैं, बहुत हाई नोट के गाने बज रहे हैं, रैप सॉन्ग बज रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या कंफर्टेबल और ऐसा फील करेगा? नहीं। उसको भेज दो आप सत्संग में जहाँ पे भजन बज रहे हैं, ये चमक ये दमक, सब कुछ संसार तुम्हीं से है, तो
अलग अलग म्यूजिक भी आपको हिट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर आप जंग पे जा रहे हैं, फाइट करने जा रहे हैं, तो आप गाने सुनेंगे कि लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, हाँ यही रास्ता है तेरा कर जाना है, या फिर आप ये गाना सुनेंगे कि हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं। डिपेंड करता है कि आपके म्यूज़िक आपको कैसे आपको हिट करता है। तो एक्टिविटी है कि क्या म्यूज़िक का बीपी पे कोई लिंक होगा? डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा। अगर शादी होने वाली है बच्चों और जयमाल पढ़ने वाला है और दुल्हन दूल्हे को हार डाल रही है, उस समय आप बजा दो जन गण मन अधिनायक जगह है, क्या होगा? तुरंत एंगर स्ट्राइक करेगा कि ये क्या कर रहे हो यार। उस समय तो अलग सॉन्ग बजते हैं ना। ठीक है, एक्टिविटी देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम है इफेक्ट ऑन म्यूजिक ऑन बीपी। ठीक, यानी कि बीपी का रिश्ता है किसके साथ? म्यूजिक के साथ। अब हाइपोथेसिस क्या दिया? म्यूजिक विल रेगुलेट द बीपी, यानी कि म्यूजिक क्या करता है? हमारे बीपी को रेगुलेट करता है। डेफिनेटली करेगा। कैसे करेगा? देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, कॉज इफेक्ट थ्योरी बताई थी। यानी कि म्यूजिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जिसकी वजह से चेंज आए। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल वो जिसमें क्या चेंज आ रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? म्यूजिक है। अरे भाई, म्यूजिक अगर बढ़ रहा है घट रहा है तो हमारी बॉडी में चेंज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? अपना लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी किसमें चेंजेस आएगा? ब्लड प्रेशर में। कैसे आएगा? देखिए, अब इंटरव्यूइंग वेरिएबल क्या है? यानी कि 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। पहले वेरिएबल पे बात कर लेते हैं। एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा क्या होगा? इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल मतलब वो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में आते हैं। जैसे कि मान लो अगर किसी का एज ग्रुप अलग है तो उस पर अलग इफेक्ट आएगा, जेंडर एंड अदर साउंड्स। ठीक है, हमने जाना इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें? म्यूजिक। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ब्लड प्रेशर। और इंटरव्यूइंग वेरिएबल क्या है? कि अलग अलग, देखो सब में तो चेंजेस नहीं आएंगे ना। जैसे मान लो कोई म्यूजिक है, ठीक है, अब वो म्यूजिक एक बहुत ही ओल्ड एज के कान में जोर जोर से बजाओगे तो उसमें एज ग्रुप आया कि नहीं आया? डेफिनेटली आया। जेंडर, अगर मान लो मम्मी है, मम्मी लोगों को स्लो साउंड पसंद है, लाइट म्यूजिक पसंद है, आप उनको एमी वे बंटाई सुना रहे हो या कोई नया आर्टिस्ट सुना रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं उनको हिट करेगा कि नहीं करेगा? एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में वो भी करेगा। अब देखो क्या है, अब 2 टर्म यहाँ पे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है और पार्टिसिपेट क्या है। एक्सपेरिमेंटर क्या है? अ पर्सन हु विल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। सपोज अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को अलग अलग म्यूजिक सुना रहा हूँ और उनके बीपी को मॉनिटर कर रहा हूँ, तो ये एक्सपेरिमेंट करने वाला, मतलब मैं करा रहा हूँ, मुझे क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटर बोलेंगे। और जिस पे पार्टिसिपेंट, अ पर्सन ऑन हुम द एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड, जिस पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे। ठीक, ये एक्टिविटी आपकी बुक की है, कहीं बाहर की नहीं है। अगर आप बुक में एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको वेरिएबल याद रखने हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और हमारे इंटरव्यूइंग वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? म्यूजिक। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ब्लड प्रेशर। क्योंकि ब्लड प्रेशर म्यूजिक पे डिपेंड है कि नहीं है। म्यूजिक घटाओगे बढ़ाओगे ब्लड प्रेशर में डिफरेंसेस आएगा। अब देखिए क्या है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड, एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, फाइंडिंग, वेरीफाइबल। ये बातें मैंने शुरू में ही बताई थी, बट एक बार फिर भी इसको जानने की कोशिश करते हैं। भाई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, कि हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी पर्पस कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। या रैंडम यूं ही सब कुछ आ जाए कि आप गाने सुनाएंगे, नहीं, कोई तो रीज़न होगा ना, कोई तो ऐसी कंडीशन होगी जिस वजह से आप ऐसा कर रहे होंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट है एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। हाँ, और अगर आप एक्सपेरिमेंटल मेथड को परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो कैसे आएगी? एक्यूरेट आएगी। मीन्स हम अभी ये जान रहे हैं कि जो साइंटिफिक स्टडी करेंगे, क्या करेंगे? रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की में अगर रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे मेथड हैं कि नहीं है। हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अगला हमारा आएगा कि हो सकता है हम ऑब्जर्वेशन मेथड करें, कि हम एक स्टडी तो करें लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करने के बेसिस पे कर रहे हैं। ओके। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, अगर कोई कॉज होगा तो उसका कोई इफेक्ट आएगा, उस पर ह्यूमन को पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। फाइंडिंग्स आर वेरीफाइबल, यानी कि इन फाइंडिंग्स को हम क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक रिपोर्ट सबमिट करी कि सर या मैम मैंने एक रिपोर्ट बनाई है कि ओल्ड एज लोगों को इस तरह का गाना अगर दो तो उनको इरिटेशन होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ओल्ड एज पे होगा कि ऑलमोस्ट सभी लोगों पे होगा? सभी लोगों पे होगा। जैसे 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 हमारी एज बढ़ती है टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, टेस्ट बड जो होते हैं वो डिग्रेड कर जाते हैं, अपने जो पेपलीज हैं। तो क्या ये एक पर्सन में होगा या सब में होगा? सब में होगा, क्योंकि शुरुआत में ही बताया था कि साइंस वो है, प्रूवन साइंस वो है, फैक्ट वो है जो सभी जगह कांस्टेंट है। अगर एक एक पर्सन टू पर्सन वो वेरी कर जा रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज फिशी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो चीज़ वैसी नहीं है। और अगर आप लोग चाहें
तो ये म्यूजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। एक ऐसा इरिटेटिंग सॉन्ग लेके जाइएगा जो आपको बहुत पसंद हो और आपके घर वालों को ना पसंद हो, उसके कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मुझे बताइएगा कि सर मैंने ये परफॉर्म किया तो मेरी मम्मा ने ऐसा कहा, पापा ने ऐसा कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, सर्वे मेथड। क्या है, सर्वे मेथड। अभी हम क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि हमने गाना लिया और सबको जाके इंडिविजुअली 1 बाय 1 सुना देते। अब हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। सर्वे आपको पता है, घर में आपके लोग आते हैं कि आपके घर में बच्चे कितने हैं, शादी कितने साल पहले हुई थी, टोटल घर में पॉपुलेशन कितनी है। तो कहीं ना कहीं हम जान तो रहे ना कि भाई कितनी पॉपुलेशन जा रही है, किस एज ग्रुप के लोग रह रहे हैं, कल्याण में एज ग्रुप क्या है, डोंबिवली में एज ग्रुप क्या है, दादर में एज ग्रुप क्या है, या खालगर में एज ग्रुप क्या है। तो सर्वे मेथड से कुछ ना कुछ जानेंगे कि नहीं जानेंगे। और अगर हमने सर्वे किया और हमको ये मालूम पड़ा कि इस एज ग्रुप, इस पर्टिकुलर एरिया में 13 to 25 एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, तो आप बताना वहाँ पे डोमिनोज ज़्यादा बचो चलेगा या फिर एक पेट साफ करने के चूरन की दवाई, ऐसा कुछ आयुर्वेदिक। ऑफ कोर्स अनहेल्दी डाइट, डोमिनोज चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, डिपेंड करेगा ना कि एज ग्रुप कैसा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करके ये भी जान लिया कि लोगों की चॉइसेस क्या हो सकती हैं, प्रेफरेंसेस क्या होती हैं। देखिए सर्वे मेथड की बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, सर्वे मेथड। सर्वे किसका, सर्वे। बहुत सारे सर्वे होते होंगे। आप बरसात के दिन में, जाड़ों के दिन में अपना टेंशन फ्री होकर सो रहे होंगे, नॉक 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 नॉक, कौन है, अरे वो सर्वे लेना था। क्या सर्वे लेना था कि आपके वहाँ कोई शराब तो नहीं पीता है, कोई बीमार तो नहीं है, किसी को कोरोना तो नहीं है। ये सर्वे ही तो है ना सर्वे। लेकिन वो सर्वे करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कई बार आपके पास फ़ोन आएगा, हेलो सर क्या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक। तो ये भी तो तरीके का क्या है, सर्वे है। देखिए, डिफाइंड एज अ रिसर्चर मेथड फॉर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम प्री डिफाइंड ग्रुप टू गेन इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट ऑन ए वेरियस टॉपिक। एक ग्रुप पकड़ लिया और अगर हमें जानकारी चाहिए तो भाई उनसे बोलो कि मुझे क्या करना है, इस बारे में आप बताइए। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक सपोज एक कम्युनिटी है जिसमें 100 लोग हैं, हमने 50-50 को डिवाइड कर दिया और बोला कि आप बताइए आपको कौन सा नेता पसंद है, आपको कौन सा नेता पसंद है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि दोनों को एक ही पॉलिटिशियन पसंद है, बिल्कुल नहीं, दोनों के डिफरेंट पॉलिटिशियन होंगे कि नहीं होंगे। तो ये हम सर्वे ही तो कर रहे हैं। क्या यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाषण सुना रहे हैं कान में कि बताओ कौन से, ना, हम सिर्फ उनकी चॉइसेस को, उनके प्रेफरेंसेस को जान रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। और वो सर्वे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। जब देखिए इलेक्शन आते हैं तो कितने अलग अलग पार्टीज़ के लोग कैप लगा के आपके घरों के बाद आते हैं कि बहन जी हमको वोट दीजिएगा या भाई साहब हमको वोट दीजिएगा। और कहीं ना कहीं आपकी प्रेफरेंसेस जान लेते हैं कि इस चुनाव में क्या शिकायत रह गई। तो सबसे ज़्यादा सर्वे मेथड का यूज़ कहाँ किया जाता है, पॉलिटिकल ओपिनियन में। क्या किया जाता है, पॉलिटिकल, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। आप एक सर्विस दीजिए, उससे पूछिए कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। आप होटल में जाएंगे, तमाम तरह की कमी लिख के आएंगे कि यहाँ पे ये मिस्टेक थी, यहाँ पे ये मिस्टेक थी। ये सब सर्वे ही तो हैं। और हर सर्वे किया जाता है अपने आप के बेटरमेंट के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए। यस और नो, यस, ओके। अब सर्वे मेथड हो कैसे, क्वेश्चनर की फॉर्म में हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन बना दिए कि क्या आपको खाना टाइम पे मिला था, क्या आपका स्टाफ आपके पास सही पहुंचा था, क्या आपके खाने में नमक था। ये सर्वे ही तो हो रहा है। एक चेकलिस्ट बना दीजिए बड़ी सी होटल की कि क्या टॉवल साफ थी, ब्रश था, ये नहीं था, तो ये सर्वे हो गया, ठीक। अब है रेटिंग, स्केल्स एंड इन्वेंटरीज। फ़ोन आता है ना कि आप कहीं पे, जैसे मान लो कि रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो बोलेंगे मैम प्लीज़ हमको आप अच्छी सी रेटिंग करिएगा ताकि मेरा ना रेस्टोरेंट अच्छा सा चल जाए। आप अच्छी सी रेटिंग करेंगे, 5 स्टार देंगे, उसका रेस्टोरेंट टॉप पे होगा, मुझे उसमें जाना होगा, मैं सर्वे करूँगा, देखूँ जरा कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है। तो कहीं ना कहीं थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड, इंटरडिपेंडेंट। यस, वेरी गुड, ठीक है। अब सर्वे मेथड लार्जली यूज है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। क्यों होता है, देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। सर्वे मेथड कैन बी डन बाई ईमेल एंड टेलीफोन। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपका ईमेल और टेलीफोन से भी सर्वे लिया जा सकता है कि आपके पास एक गूगल फॉर्म आ रहा है, आप प्लीज़ इसको फिल कर दीजिए कि आपने कैनन कंपनी का कैमरा यूज़ किया और उसके रिजल्ट्स कैसे थे, ठीक। या आपको XYZ, सपोज आपने किसी कंपनी में बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, तो सर्वे के लिए आपको फ़ोन आएगा कि सर मुझे ये बताइए कि इज़ देयर एवरीथिंग ओके, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसा गया हमारा मतलब जो हमारे एग्जीक्यूटिव आए थे कैसे थे। तो ये सब सर्वे ही तो हो रहा है, बिल्कुल। बट सर्वे मेथड का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। कि भाई मजदूर अगर हैं तो उनको क्या सुविधा दी जाए, क्या खुशियाँ दी जाएँ। और अगर कोई बच्चा 10th में है तो अलग अलग कंपनीज़ जो रिस्पेक्टिव एग्जाम की तैयारी करा रही हैं वो सर्वे करेंगे कि नहीं करेंगे कि ये कॉमर्स लेगा, मैथ्स लेगा, बायो लेगा या आर्ट्स में चला जाएगा। इस तरीके से सर्वे मेथड हो जाता है। या
आप अपने पेरेंट्स से अगर पूछेंगे तो वो बताएंगे कि बहुत बार उनको कॉल आता है कि हेलो आपका बच्चा क्या कर रहा है, 10th पास हो गया कि नहीं हो गया, कितने परसेंटेज मार्क्स आए। ये सब क्या है? ये सब बच्चों सर्वे है। क्या है? सर्वे। अब देखिए एक्टिविटी क्या है, मतलब आप चाहें तो आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं सर्वे की। कैसे? आप एक विश लिस्ट बनाइए और लोगों से पूछिए कि भाई जॉब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, हर आदमी जॉब में खुश है कि नहीं। 90% लोग शिकायत करेंगे कि ऐसी दिक्कत है वैसी दिक्कत है, बट वो शिकायतें उनकी महीने की 10 तारीख आती दूर हो जाएगी तो उनके पास सैलरी क्रेडिट होगी। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? होगी। बट हो सकता है उनमें से 10% लोग ऐसे हों जो शिकायत करें कि नहीं यार ये तो गलत है, मुझे इस जॉब में ये दिक्कत है, उस जॉब में वो शिक्कत है। अगला है प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन को क्या प्रॉब्लम होगी? डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सोसाइटी में 100% लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि काम होने की शिकायत कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर काम नहीं है तो उसकी शिकायत बहुत बड़ी होती है। सपोज आप अगर अपने काम में ओवरलोडेड हैं, आप कंप्लेंट करेंगे कि मैं ओवरलोडेड हूँ, मेरे ऊपर काम बहुत है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, ये एक शिकायत रहेगी, बिल्कुल रहेगी। बट अगर आपके पास से काम ही चला गया तो काम ना होने की शिकायत जो है वो कहीं ज़्यादा पेनफुल है काम होने से। क्योंकि अगर काम है, आपकी सैलरी आपको टाइम पे आ रही है, आपके EMIs जा रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं, बट अगर आपके पास काम ही नहीं है तो वो शिकायत बहुत बड़ी है। हो सकता है आप लोग इस बात को बच्चों अभी ना समझ पाओ, लेकिन बाद में समझोगे कि काम होने की जो शिकायत है, काम की जो शिकायत है वो एक अलग शिकायत है, बट काम ना होने की शिकायत जो है वो बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग वुमेन, किसी भी वर्किंग वुमेन को आप अपने सोसाइटी में पकड़िए, इनकेस अगर आपकी मॉम है या कोई रिलेटिव है, आप उनसे पूछिए कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनके पास लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम है कि सुबह उठना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, हस्बैंड काम में हाथ नहीं बढ़ाता है, इतना दूर ट्रैवल करके जाता है, तो ये सब सर्वे ही तो है। एक्सरसाइज एंड फिजिकल हेल्थ, आप पूछिए सोसाइटी में कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं। आप सिर्फ रैंडम जाइए किसी के पास और बोलिए कि मुझे ना एक्सरसाइज के फ़ायदे बताओ, वो बताएगा अरे हेल्थ अच्छी रहती है, बोन्स मजबूत होती हैं, मसल्स में इलास्टिसिटी बनी रहती है, एफिशिएंसी रहती है, प्रोडक्टिविटी रहती है। लेकिन अगर आप उससे पूछोगे क्या आप एक्सरसाइज करते हो, अरे एक्सरसाइज टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये भी सर्वे ही तो हुआ। स्टूडेंट एब्सेंटीज, कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो क्यों एब्सेंट है, उसके पास अलग अलग रीज़न है कि वो बाइक से गिर गए थे, ट्रेन में सामने छूट गई। अल्कोहलिज्म, ओ माय गॉड, शराबी। अगर आप किसी शराबी का सर्वे करते हैं तो जितने रीज़न उसके पास हैं शराब पीने के, उतने पास किसी के पास नहीं है। कि बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत थक जाते हैं, घर पे वाइफ झगड़ा करती है, पापा ने मार दिया, पिए ना तो नींद नहीं आती है, अब आदत सी हो गई है, इतने साल हो गए हैं, हम कभी कभी पीते हैं, फ्री की मिल जाए तो पीते हैं। तो ये सब सर्वे में ही तो जानेंगे। नेक्स्ट है एडिक्शन टू वेरियस ऑनलाइन गेमिंग। बिल्कुल, बच्चे खेलते हैं, एडिक्शन, गेम खेल रहे हैं, एडिक्शन ही तो हो गया उनको कि वो इतना ज़्यादा खेल रहे हैं कि इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। साइबर क्राइम प्रॉब्लम फेस बाय सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे एक लिस्ट है जो आपकी बुक में मेंशन है, आप चाहें तो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ये किसके अंदर आया? सर्वे मेथड के अंदर, क्योंकि आप ग्रुप बना के, कैटेगरी बना के पूछ रहे हो फॉर्म से, विश लिस्ट से। एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे थे आप? पर्सन टू पर्सन अपना टास्क को परफॉर्म करा रहे थे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है ऑब्जर्वेशन मेथड। ओ माय गॉड, इसमें सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, ना पूछना है ना कोई एक्सपेरिमेंट करना है। क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन वाली कैटेगरीज में आपने एक्सपेरिमेंट या कोई टास्क परफॉर्म कर दिया, दैट माइट हार्म यू ऑल्सो। देखते हैं कैसे। ऑब्जर्वेशन मेथड वेरी यूजफुल इन दोज एरियाज वेयर एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड। एक ऐसी जगह जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं होता है। सपोज आपको ये खबर मिली कि इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो बोला जाएगा जाओ चुपचाप देख के आओ वहाँ पे क्या चल रहा है। तो आप चुपचाप जाएंगे एक सीक्रेट एजेंट की तरह, अननोन पर्सन की तरह वहाँ पे देखेंगे कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, या वहाँ पे जाके पूछने लगेंगे कि बताओ, ये बताओ, एक्सपेरिमेंट करो, कैसे होता है। मार दिया जाएगा, पहुँच नहीं पाएंगे आप वापस। ठीक, तो ये ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे ना तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना तो आप सर्वे कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप जाइए एग्जाम में, देखिए चीटिंग हो रही है, बच्चों को पकड़ लीजिए, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहर निकल के उनको करेक्ट करिए कि बच्चों ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कौन यूज़ करता है इसका? It is a method in which behavior is observed, used by clinical psychologists and child psychologists. बच्चों का बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी और बुक में बात करना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। जैसे एक कंडीशन है, इसका नाम है क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। क्या नाम है? क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। अब क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम मतलब मगरमच्छ के आंसू की बात करते हैं, तो मगरमच्छ के आंसू लोग कहते हैं नकली हैं, क्योंकि वो पानी से निकल रहा है तो यहाँ पे आंसू लगे हुए हैं, पानी लगा हुआ है। बट क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम देखा जाता है बच्चों में। कई बार जो अमीरों के बच्चे होते हैं वो ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, ठीक,
और वो हर बात पे अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए रोने लगते हैं। और क्राइंग इज़ देयर लैंग्वेज, मतलब वो जो रोना है वो उनकी भाषा बन जाता है कि अरे नहीं, अपने को तो रोना ही रोना है। जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे, तो पीडियाट्रिशियन कहेगा नहीं, फिजियोलॉजिकली ही इज ओके, बट मुझे ऐसा नहीं पता कि क्यों कर रहा है। तब मालूम पड़ेगा कि अपनी ज़िद पूरी करने के लिए ज़िद कर रहा है। मीन्स उसको पता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरी बात मान ली जाएगी, क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। तो ये भी क्या है, ऑब्जर्वेशन ही तो है। आगे देखिए, ऑब्जर्वेशन मेथड दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है कंट्रोल। नेचुरल कंट्रोल कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि एक सपोज एक ड्रिंकर है, ठीक है, और उसको एक एनिमल के सामने रख दिया गया, तो अगर वो शराब के नशे में टुन है तो क्या करेगा, ऐसे उसकी सींग पकड़ के ऐसे ऐसे करेगा, क्योंकि उसको होश ही नहीं है, ठीक। बट अगर वो एकदम प्रॉपर होश में, तो क्या उसके रिएक्शन सेम होंगे? नहीं होंगे, ठीक। यानी कि अगर हम कंट्रोल करके किसी को कुछ कराएंगे, सर्कस का शेर है, वो जंगल में खुला घूमेगा तो अलग तरीके से काम करेगा, बट अगर वो पिंजरे में बंद है, सर्कस में, हंटर के सामने है, तो उसके अलग रिएक्शन होंगे कि नहीं होंगे? रिएक्शन टाइम बदल जाएगा, डिपेंड करेगा कि आप नेचुरल हैं या आप किसी कॉन्स्ट्रिक्टेड वे में हैं। ओके, अगला क्या है, देखिए एक्टिविटी क्या है। हाँ, क्या एक्टिविटी कर सकते हैं या किन जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है ऑब्जर्वेशन मेथड का। एग्रेशन टेंडेंसी टीनेज शोन बाय टीनेजर्स। अब छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ना बहुत गुस्सा आता है, वो क्योंकि अभी भी एडोलसेंस हिट हो रहा है, उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो हर बात पे रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। अगर छोटे बच्चे हर बात पे रिएक्ट कर रहे हैं, हर बात पे गुस्सा कर रहे हैं, हर बात पे झगड़ा कर रहे हैं, तो आप उनसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने करेंगे या सिर्फ और सिर्फ आप उनका बिहेवियर को पढ़ेंगे? आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि गुस्सा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ ए पैसेंजर स्टक इन द ट्रैफिक। कोई पर्सन 6 घंटे से ट्रैफिक में फंसा, उसको जाकर पूछो कैसा लग रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलेगा वो, कैसा लग रहा है, बट जो भी बोलेगा उसको खराब ही बोलेगा, ठीक। बॉडी लैंग्वेज शोन बाय अ पार्टिसिपेंट इन द कॉम्पिटिशन। जो कॉम्पिटिशन में करने जा रहा है, अगर मान लो एक स्टेज पे कंपटीशन है बॉडी बिल्डिंग का, और अगर कोई रेडी है, उसके प्रॉपर एब्स हैं, उसकी मसल्स में डेफिनेशन है, तो उसकी पोजिंग अलग होगी। बट अगर कोई किसी की बॉडी पे फैट है तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, गिरेगा। ये सिर्फ आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। पर्सन टू पर्सन, कैटेगरी टू कैटेगरी चीज़ें क्या होंगी, चेंज होंगी। स्टूडेंट बिहेवियर इन अ बुक एग्जीबिशन। अगर आपने बुक एग्जीबिशन देखा तो डिपेंड करेगा बच्चे की प्रेफरेंस कैसी है। अगर आर्ट्स का बच्चा है तो आर्ट्स की बुक लेगा, शैतान बच्चा है तो कोई ऐसी किताब बताएगा जिसमें अननेसेसरी बातें जो हमारे लिए काम की नहीं है। ये कैसा है, ऑब्जर्वेशन मेथड। पहला हमारा कौन सा था, एक्सपेरिमेंटल, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बीपी का। दूसरा हमारा कौन सा था, सर्वे मेथड, हमने सर्वे किया। तीसरा अपना क्या था, ऑब्जर्वेशन मेथड, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी है अपना केस स्टडी मेथड। कौन सा मेथड है, केस स्टडी मेथड। चलो भाई, केस स्टडी के एग्जाम्पल से समझते हैं कि चीज़ें वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे। जिसको दिया था सिगमंड फ्लूइड ने और जेन पिगमेंट ने। Where two important use this method, researcher collect information। अब इसमें क्या होता है कि अपने को केस स्टडी लेनी है कि इस वाली जगह पे एक आदमी ऐसा रहता है जो थोड़ा सा पागल है, पगलेट है, उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो आप ना तो उस पर सर्वे कर सकते हो, ना तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। आप केस स्टडी लोगे कि नहीं लोगे कि भाई इसका पैटर्न क्या है, ये कब कब पागलपन करता है, अगर करता है तो क्यों करता है, इसके अंदर चेंजेस आते हैं तो कैसे आते हैं, किस टाइम पे आते हैं, कौन से इमोशन की वजह से चेंजेस आते हैं। मंजोलिका वो तो खैर भूत थी और रियल में थी कि नहीं पता थी, लेकिन अगर कोई वैसी हरकतें कर रहा है, कई लोगों को देखा होगा आपने, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में, उसकी फिजियोलॉजी में, उसके मेंटल स्टेट में चेंजेस हैं कि नहीं हैं। तो ये आपको पूछना पड़ेगा ना कि जब इसको पर्टिकुलर चीज़ होती है तो किस तरह का रिस्पॉन्ड करता है। केस स्टडी मेथड में किससे पूछेंगे, फैमिली से पूछेंगे, फ्रेंड्स से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, या जो उनके साथ में काम कर रहा है उनसे पूछेंगे। इंटरव्यू ऑफ द टेस्ट। कई बार जब मान लो आप किसी पर्सन के पास गए जिसकी तबीयत खराब है, जो एक्सपाइटेड हरकतें कर रहा है, तो आप उसका इंटरव्यू तो लोगे कि आप मुझे बताओ क्या बात है, टेल मी, मैं किसी को बताने नहीं जा रहा हूँ। उसके बेसिस पर भी आप जज करोगे कि शायद इस पर्सन को इस तरह की दिक्कत आ रही है। अब केस स्टडी, अन्ना ओ। अन्ना का मतलब साउथ इंडियन नहीं है। बहुत बार अन्ना वर्ड सुनते लोग सोचते हैं साउथ इंडियन है। नो, ही इज़ नॉट साउथ इंडियन, हिज नेम वॉज बर्नेट। ये फॉरनर था जिसको केस स्टडी को नाम दिया गया था अन्ना हो। बहुत ही बड़ी केस स्टडी नहीं है, छोटी सी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसकी एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। एक इंसान था जिसको अन्ना हो बोला गया। उसने क्या किया कि वाटर का इंटेक अपनी बॉडी में कम कर दिया, मतलब पानी पीना उसने बंद कर दिया और पानी से डर गया। तो लोगों को लगा इसको कहीं हाइड्रोफोबिया तो नहीं, और ये ऐसा क्यों कर रहा है। बेसिकली वो फ्रूट डाइट पर स्विच हो गया। डॉक्टर्स को बुलाया गया, देखा गया, उसको हिप्नोटिक्स दिया गया, उसको नशे में किया गया। उसका माइंड मैपिंग जब किया गया तो उसने एक कहानी सुनाई कि मैंने ना एक सपना देखा कि मेरे रिलेटिव थे, मेरे जानने वाले थे, मुझे कुत्ते के बर्तन में खाना खिला रहे थे, एनिमल में। तो कहीं ना कहीं ये आदमी का डीप इमोशन है
जो बाहर आएगा किसके सेंस में, साइकोलॉजिस्ट के हेल्प से। अब साइकोलॉजिस्ट ने काउंसलिंग करके उसका डीप इमोशन निकाला, उस रीट कॉज को पकड़ा और डेफिनेटली अलग अलग सेशन में क्या किया, हमने उसको एलिमिनेट किया। ठीक, अन्ना केस स्टडी प्लीज एक बार पढ़िएगा, सिंपल सी बेसिक कहानी है। और केस स्टडी अगर देखी जाए, अ पार्टिसिपेशन सफरिंग फ्रॉम फोबिया, अ फार्मर हु अटेम्प्ट सुसाइड, अ सक्सेसफुल एथलीट, इन तीनों चीज़ों की आप कहानी ले सकते हैं कि ले सकते हैं। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाए थे, तो आप इनकी केस स्टडी लीजिए ना कि आप कब उठते थे, कब तैयारी करते थे, कि आपने अपने एक्सरसाइज में ऐसे क्या चेंजेस किए, आपका रूटीन क्या था, तो ये एक स्टोरी बनेगी, केस स्टडी है। अ फार्मर हु अटेम्प्टेड सुसाइड, अगर कोई फार्मर है जो मर गया, ठीक है, जिसने सुसाइड कर लिया, तो अब आपको उसका रीज़न जानना है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर किसी पर्सन ने सुसाइड किया है तो वो यूं ही रैंडम एवं ही सुसाइड कर लेगा या उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा? होता है बच्चों, होता है। आपको पता है कि नहीं पता, एक कहावत है कि वो अलग बात है कि दिखाई ना दे पर शामिल ज़रूर होता है, और हर खुदकुशी करने वाले का कातिल ज़रूर होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न रहा होगा जिस वजह से उसने सुसाइड किया होगा। मे बी वो अपने लोन्स को टाइम पे नहीं दे पा रहा हो सकता है उसकी जो फसल हो वो ख़राब हो गई हो, या फिर अगर उसने बैंक से लोन लिया हो तो बैंक ने उसको हैरेस किया हो, परेशान किया हो। यूं ही कोई सुसाइड थोड़ी ना करेगा। अगर उसको सुसाइड ही करना होता तो वो अपने काम को बढ़ाने के लिए पैसा वगैरह क्यों उठाता। और फार्मर सुसाइड बहुत कॉमन है। गवर्नमेंट जैसे मान लो एक फसल लगाई, उसने अपनी जेब से बहुत सारे पैसे लगा के, और वो फसल ख़राब हो गई, तो क्या कहते हैं, जो फार्मर्स का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? लॉस हुआ, तो अपने लॉसेस को कहाँ से चुकाएगा, कहाँ से अपने फ़ायदे को कमाएगा? नहीं हो पाएगा। इस केस में वो क्या करेगा, सुसाइड कर लेगा। बट अगर हमें उस सुसाइड का रीज़न चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं केस स्टडी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। लास्ट है को रिलेशन स्टडीज़, यानी कि दो चीज़ों में रिश्ता बैठा के कि भाई अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा होगा तो क्यों होगा, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ओके, को रिलेशन स्टडीज स्टैटिस्टिकल टूल यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, यानी कि दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में तालमेल बैठाना जानना कि चलो भाई रिलेट करके देख लें कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, जानते हैं कैसा हो रहा है। मेजर्ड बाई को रिलेशन कोफिशिएंट, इसमें वैल्यू आती है प्लस या -1 की, विल बी ऑलवेज इन अ नंबर। साइंस इंडिकेट प्लस माइनस और माइनस माइनस। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एक्टिविटीज, देखिए 3 तरह की होती है। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, एक होता है जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब कहीं ना कहीं एडिशन हो रहा है, जिसके होने से कुछ फायदा हो रहा है। मतलब कहना कि भाई ये आदमी ने आके मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी कर दी, यानी कि समवेयर ही इज एडिंग समथिंग गुड इन योर लाइफ। नेगेटिव कि भाई जब से ऐसा होना शुरू हुआ है ज़िंदगी सबसे खराब ही खराब जा रही है। जीरो कि होने या ना होने का कोई फर्क नहीं है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप बेहतर इसको समझ पाएंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है और जीरो कोरिलेशन क्या है। ओके, पॉजिटिव कोरिलेशन बताता है, एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ रिहर्सल, रिकॉल, स्कोर। देखिए मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। अगर आपने रिहर्सल ज़्यादा करी है, सपोज आप सिंगिंग कंपटीशन में जा रहे हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा रिहर्सल करी है, तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यानी कि रिहर्सल बढ़ा तो स्कोर भी बढ़ा, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा, एक घटा तो दूसरा घटा, रिहर्सल घटी तो स्कोर भी खराब, परफॉर्मेंस भी खराब, स्टेज पे फंबल हो गया, आप क्या कर गए, अपना डायलॉग भूल गए। ठीक है, ये चीज़ थिएटर आर्टिस्ट में बहुत देखी जाती है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है अनमोल, वो थिएटर परफॉर्म करता है, आर्टिस्ट है। तो अगर उसने अपनी रिहर्सल को ज़्यादा किया, उसने अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा किया, तो स्टेज पे जाके डायग्राम को और उसके डायलॉग को नहीं भूलेगा। बट अगर परफॉर्मेंस कम है, प्रैक्टिस कम है, डायलॉग की रिहर्सल कम है, तो ऐसा होगा कि अनमोल जी स्टेज पे जाएंगे जरूर, लेकिन डायग्राम को, अपने इसको डायलॉग को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। बीइंग अ बायोलॉजी टीचर मेरे मुँह से डायग्राम निकल रहा है, बट वो होगा क्या, डायलॉग होगा। तो ये कैसा हो गया, ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। कैसा हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर रिहर्सल ज़्यादा तो परफॉर्मेंस ज़्यादा, रिहर्सल कम तो परफॉर्मेंस कम। नेगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। एक्सरसाइज लेवल ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी का फैट घटेगा कि नहीं घटेगा। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, नाम जरूर नेगेटिव है। नेगेटिव किस पर्सपेक्टिव में, साइकोलॉजी के, कि भाई एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बट अगर आप एक्सरसाइज करके अपने बॉडी फैट को गिरा दो तो ये तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। जीरो कोरिलेशन मतलब हो ना हो अपने को कोई फायदा नहीं है। हाइट और इंटेलिजेंस, क्या रिश्ता है। अगर कोई लंबा है तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, अगर कोई छोटा है तो क्या इंटेलिजेंट नहीं होगा, नो, कोई रिश्ता नहीं है। मीन्स 3 तरह के कोरिलेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस, कोफिशिएंट वैल्यू कितनी आएगी 1। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में, कि पॉजिटिव कोरिलेशन की वैल्यू बताइए, नेगेटिव कोरिलेशन की वैल्यू बताइए और जीरो कोरिलेशन की वैल्यू बताइए। यहाँ तक क्लियर, ठीक है।
अब बड़ा है, आगे बढ़ा है कि चैलेंजेस इन एस्टेब्लिशिंग साइकोलॉजी एज अ साइंस, यानी कि अगर आपने साइकोलॉजी को एक साइंस के तौर पे एस्टेब्लिश किया, जो कि हमने किया, तो क्या इसमें हमको चैलेंजेस आए कि नहीं आए? ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस आए। क्या चैलेंजेस आए जानते हैं। साइकोलॉजी इज प्री पैराडाग्मेटिक स्टेट, यानी कि साइकोलॉजी एक बच्चा है। क्या है? बच्चा। किसका बच्चा? फिलॉसफी का बच्चा। ऐसा किसका कहना था? सर थॉमस कुन का कहना था कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक बच्चा है। ये अभी कैसा है? यंगर साइंस है। कैसी साइंस है? यंगर साइंस है। अरे अब आप पूछोगे कि यार यंगर साइंस कैसे है सर, ये तो 100 साल पहले ही आ गई। कोई बात नहीं, भले वो 100 साल पहले आ गई, भले वो 100 साल पहले आ गई, लेकिन अगर आप आयुर्वेद की बात करो, कितने साल पहले आया? बहुत साल पहले आया। साइंस की बात करो, प्लैनेट्स की बात करो, ये सब तो बहुत साल पहले आ गए ना। तो ऑल्दो इट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ साइंस, बट इट इज़ ऑल्सो अ यंगर साइंस। कैसी साइंस है? यंगर साइंस है, जो इनिशियल फेज में, डेवलपमेंट फेज में है। तभी तो हम सोल से कहाँ तक पहुँच गए बताइए? स्टडी ऑफ बिहेवियर तक। ठीक, आगे देखिए, ऑब्जेक्टिविटी एंड वैलिडिटी, पर्सनालिटी, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, इमोशन एंड एटीट्यूड। हम इन चीज़ों की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक, देखिए कई बार लोगों ने कहा कि आपने ना साइकोलॉजी को, मतलब कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया, अपना पॉइंट आएगा कि भाई इसमें हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, और स्टडी हमेशा ऐसी चीज़ पे करो जिसका कोई हार्म ना हो। बट अलग अलग साइंटिस्ट हैं, सबके अपने अप्रोचेस हैं, सबके अपने थॉट्स हैं, हमें क्या करना है? सबको रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, प्रेडिक्टिबिलिटी एंड रिप्लिकेबिलिटी, मेजर गोल्स इज टू प्रिडिक्ट बिहेवियर बाय अंडरस्टैंडिंग एंड कॉज इन साइकोलॉजी मेकिंग एग्जैक्ट प्रेडिक्टिबिलिटी। देखो ये चैलेंज है अपने पास, क्यों नहीं है? जैसे मान लो अगर किसी को बुखार है, हमने उसको पैरासीटामोल दे दी, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अगर किसी को डायबिटीज़ है, मेटफॉर्मिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, हमने उसको मेटफॉर्मिन दे दिया कि भाई इसकी बॉडी में शुगर लेवल क्या होंगे, जो भी होंगे वो स्टेट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को एलर्जिक रिस्पॉन्स है तो हमने उसको लिवोसिट्राजिन, नेविलडेक्सोना दे दिया। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर की, एंड बिहेवियर कैन बी मॉड्यूलेटेड, कैन बी चेंज पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी से बात करके आपका खून खोल जाए और किसी से बात करके आप बहुत खुश हो जाए। ऐसा हो सकता है कि आपका जब फ़ोन बजे तो आप इरिटेट हो जाए कि शेट यार क्यों फ़ोन आ रहा है, बट वही फ़ोन किसी ऐसे इंसान को हो सकता है कि आप में लड्डू फूटा खुश हो जाएंगे, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें वेरी करेंगी कि नहीं करेंगी? ऑफकोर्स वेरी करेंगी। ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमन, हाँ इसके बारे में मैं बात कर रहा था। चैलेंज क्या है कि लोगों ने कहा कि आपने क्या किया? ह्यूमन को ही ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, यानी कि ह्यूमन को ऑब्जेक्ट बना दिया है। सम फेमस साइंटिस्ट क्रिटिसाइज दैट सब्जेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर टू बी एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि आप ह्यूमन, मतलब कि लोगों ने ऐसा कहा कि आप जिंदगी की रेस में कितना आगे निकलना चाह रहे हैं कि आप एक अलग साइंस को प्रूफ करने के लिए ह्यूमन को ही ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं कि भाई प्रूफ करो ना, लाइट बनाओ, पंखा बनाओ, एसी बनाओ, आप ह्यूमन के बिहेवियर को क्यों पढ़ रहे हो? बट जिन्होंने पढ़ा उन्होंने अच्छा किया, और आज की डेट में हमारे पास एक इंडिविजुअल साइंस है जिसे हमने बोला साइकोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमन के माइंड के बारे में पढ़ते हैं, और अगर ह्यूमन के माइंड में कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो उसका क्या करेंगे? पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं। बस लास्ट टेक अ डीप ब्रेथ, 1 मिनट और 2 मिनट हार्डली, उसके बाद अपना चैप्टर फिनिश। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर विच इज इंटेलिजेंस। बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी, एक टॉपिक आया रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब समझ लो कि वेरी करना है, सिंपल शब्दों में, साइकोलॉजी के टर्म में समझो। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि कुछ वेरी करने की बात हो रही है, बदलने की। कैसे हो रहा है देखिए जानते हैं। बीइंग अ साइंस, साइकोलॉजी ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ लॉ दैट गवर्न्स द ह्यूमन बिहेवियर। ओके, यानी कि साइंस होने के नाते ये एक ऐसी साइंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो क्या कर सकता है? ह्यूमन का बिहेवियर पढ़े। क्या पढ़े? ह्यूमन का बिहेवियर। एट द सेम टाइम इट एक्सेप्ट ह्यूमन बिहेवियर इज डायनामिक। कमाल की बात है, मैं एक ऐसी साइंस बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ सकूँ, बट ऑन द अदर हैंड मैं ये भी कह रहा हूँ कि ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन हो गई कि नहीं हो गई? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया कि नहीं हो गया? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुझे ह्यूमन का माइंड पढ़ना है, मुझे ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ना है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ना इतना आसान नहीं है, डायनामिक है। तो हमें लानी है रैशनैलिटी। क्या लानी है? रैशनैलिटी मीन्स रेडी टू चेंज, रेडी टू अडाप्ट। चीज़ों को सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। ओके, कैसे? देखिए दो साइंटिस्ट थे, स्टोनविक और स्टर्नबर्ग। इन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और इन्होंने बताया कि एज पर द माई बेस्ट ऑफ नॉलेज हमें अपने अंदर ये चेंजेस आए। एडेप्टिव रीजनिंग, गुड जजमेंट, डिसीजन, यानी कि आप कुछ भी काम करें तो पहले सोच समझ के करें, ठीक है, और बिना सोचे कोई भी काम ना करें। रैशनैलिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर की तो बात हो रही है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो परफॉर्म कैसे करेंगे? आप कुछ भी सोचते हैं, कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने से पहले सोच लो कि उसके रिजल्ट क्या होंगे, ठीक है।
अगर गुड जजमेंट होगा तो गुड डिसीजन होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। स्टनबर्ग ने कहा प्रैक्टिसिंग इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म सक्सेशन अंडर नेचुरल कंडीशन, यानी कि हमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एडाप्टेशन को लाना चाहिए। बट शायद स्टोनविक और स्टोनबर्ग रैशनैलिटी को उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए जितने अच्छे से डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने किया। बहुत ही अच्छा किया। कैसे किया? हमारे सामने एक टेबल बनी है, इसको हम जानते हैं। रैशनैलिटी मीन्स बस आप ये समझिए कि रेडी टू चेंज, टाइम टू टाइम अपने आप में क्या करना है, चेंजेस करना है। मीन्स मौका मिला और बदल गए। लोग कहते हैं ना कि भाई तुम तो टाइम के साथ बदल गए। हाँ बदल गए, क्योंकि साइकोलॉजी हमें क्या सिखाती है? रैशनैलिटी सिखाती है। अगर आप चेंज नहीं होंगे, अडाप्ट नहीं होंगे, तो ज़िंदगी की रेस में आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने कहा रैशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी। इन्होंने क्या दिया? रैशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी। और जिसको इन्होंने बोला बी रैशनल। क्या बोला? बी रैशनल। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? रैशनैलिटी। और इन्होंने क्या बोल दिया? भाई अपने को क्या लेना है? बी रैशनल, यानी कि रेडी टू चेंज, रेडी टू अडाप्ट। हमें टाइम टू टाइम अपने को बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है। बी स्टैंड फॉर बैलेंस, चीज़ों में बैलेंस बनाना सीखिए। बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, यानी कि अपनों में और दूसरों में बैलेंस बनाइए। अगला क्या है अपना? एस्टिमेट। एस्टिमेट द टाइम एंड एफर्ट। कोई भी काम करिए तो उसमें ये सोच लीजिए कि कितना टाइम जाएगा और कितने एफर्ट जाएंगे। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ऑल अदर्स, मतलब खुद की रिस्पेक्ट भी करनी है और क्या करनी है? दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी है। एफिलेट, एफिलेट विद अदर, दूसरों से घुलो मिलो। टॉलरेट, टॉलरेट वन सेल्फ विद अदर, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो तो इग्नोर करें, आगे बढ़ें, और सामने वाले की गलती है तो उसको भी माफ करें। ठीक है। इंटीग्रेट पर्सन एंड सोशल वेलबींग, यानी कि एक दूसरे को थॉट को मैच करें, अपने मेंटल प्लेन को सामने वाले मेंटल प्लेन को मिलाएं, तभी आप लाइफ में बैलेंस रहेंगे। अगर आप एक बच्चे से ये सोच के बात कर रहे हैं कि वो बहुत मैच्योर है, देन धोखा खा जाएंगे आप। ऑप्टिमाइज पोटेंशियल फुल, यानी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। आपके अंदर जितनी पावर है, जितनी वर्क एफिशिएंसी, उस हिसाब से काम करें। नेविगेट पार्ट ऑफ सक्सेस, मतलब एक माइंड मैप बनाएं कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, किन किन तरीकों को करना है। अगर आपको IAS की तैयारी करनी है तो बी रेडी, बी प्रिपेयर। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप एडमिशन लीजिए, 9th 10th से अपनी तैयारी को आप करिए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक्सेप्ट एंड लिव, यानी कि जो सच है उसको स्वीकार करें और लाइफ में आगे बढ़ें। और साथियों मैं आपको बताऊँ, बी रैशनैलिटी हमारी लाइफ में हर जगह अप्लीकेबल होती है। चाहे आप बी पॉइंट की बात करें, चाहे ए पॉइंट की बात करें, चाहे एल पॉइंट की बात करें। आप या मैं कोई भी हो, हम अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा, एक्सेप्ट लिमिट्स द ओवरकम, लिव द लाइफ फुली, यानी कि हमारी जो भी लिमिटेशंस है उसको हम जानें और उनको ओवरकम भी करें। अपनी लिमिटेशंस को पहचानना भी और क्या करना है? ओवरकम भी करना है। साथ ही साथ लिव द लाइफ फुल, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना है। कई बार क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। सच बोलना उतनी बड़ी बात नहीं जितनी बड़ी बात है सच को सुन पाना। तो इस तरीके से हमने बी रैशनल को बहुत अच्छे से समझा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन रैशनैलिटी, तो आप एक सिंपल सी डेफिनेशन, स्टोनविक और स्टनबर्ग का कॉन्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने जो बी रैशनल की थ्योरी दी है, इसको आप जरूर एक्सप्लेन करिएगा। और इन साइकोलॉजी यू कैन एक्सप्लेन द थिंग इन योर ओन वर्ड्स। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, शायद 20 का अपने पास MCQ होते हैं और 60 मार्क्स की थ्योरी होती है। हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बैलेंस, एस्टिमेट, रिस्पेक्ट, एफिलेट, टॉलरेट, इंटीग्रेट, ऑप्टिमाइज, नेविगेट, एक्सेप्ट, लिव को एक बार याद करिएगा, पढ़िएगा और अपने टर्म्स में एक्सेप्ट करिएगा, एक्सप्लेन करिएगा। ओके, थैंक यू। सो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर अबाउट साइकोलॉजी। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपने बहुत कुछ सीखा हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, अपने डाउट्स को क्लियर करें और पेरेंट्स को भी दिखाएं, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिससे हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन केस टू वॉच मोर वीडियोज़ प्लीज़ विजिट आवर चैनल पेंटागन, और आपको अलग अलग सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंस टीचर जो आपको सिखाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। दिस वॉज डॉक्टर सुमित पांडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।